हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस का सेकंड लेक्चर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू क्लैरिफाई। नंबर वन इज I am assuming that this lecture is being watched essentially by those who are preparing for 2021 and 22 और 2020 में जो पेपर दे रहे हैं वो इस लेक्चर को वही लोग देख रहे हैं जिनकी इस बार प्रीलिम्स की तैयारी ठीक है और उन्होंने इस बार मेंस का पेपर देना है, या फिर उनका बस IR रहता है और उनका बाकी सब कुछ अच्छे से हुआ है। Having said that, जो बच्चे 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हम 7 AM एक करंट अफेयर्स का लेक्चर देते हैं डेली। अब आप में से कितने बच्चों ने तो अभी प्रिपरेशन कल परसों से शुरू ही की होगी, उनको ये लेक्चर समझ कम आ रहा होगा, एंड राइटली सो। एक बच्चे को अगर हम एकदम से ये बता दें कि अभी रिसेंटली IIP में ये चेंज हुआ है और इस वाले सेक्टर में ऐसा हो गया, और उसको यही नहीं पता कि IIP होता क्या है, तो वह स्ट्रगल करेगा। ठीक है, इट इज़ ऑब्वियस। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए हमने दो चीज़ें की हैं। अब आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस जो 7 AM चलती हैं वो इसी तरह चलती रहेंगी। दिस विल कंटिन्यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट दीज क्लासेस विल गाइड यू फ्रॉम डे वन कि हमें इस तरह से पढ़ना है, इस लेवल पे पढ़ना है, इतनी हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम आपको सजेस्ट करेंगे आप ये देखते रहें। आपको ये भी समझना है कि ये वीडियोस वो बच्चे भी देखते हैं जो हमारे 500 रुपीज़ वाले कोर्स में हैं, दैट इज़ दो स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वेल फॉर 8-9 months एंड दे आर जॉइनिंग अस फॉर आंसर राइटिंग, फॉर करंट अफेयर्स एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। सो उनके लिए तो ये वीडियो है। आप लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन एडिशन टू दैट हम अपने YouTube चैनल पे कुछ वीडियोस बनाने शुरू कर देंगे और आपको थोड़ा सा हम और आधे पौने घंटे की करंट अफेयर्स की ही एक स्पेशल सीरीज करंट अफेयर्स फॉर बिगिनर्स के नाम से हम ये स्टार्ट कर देंगे। तो होगा क्या इस क्लास में, जो वीडियो इधर आएगी, लेट्स टेक मंडे को इकोनॉमी की वीडियो आई। अब इसमें हमने काफ़ी भारी भरकम करंट अफेयर्स आपको करवा दिए, लेकिन जो यहाँ की इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इम्पॉर्टेंट बेसिक लेवल की बेसिक आइडियाज़, ठीक, वो हम यहाँ पे आपको बताते रहेंगे। उससे क्या होगा, आपने ये वीडियो देख ली, आपको बेसिक आइडिया आ गया, आपने फिर इसको देखा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई। मान लीजिए फिर भी अगर कल आपको इस चीज़ में, जो बिल्कुल बिगिनर से बात कर रहा हूँ मैं अभी, जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है पिछले 1 महीने में या 10 दिन में, अगर उसको 30% ये वाला लेक्चर समझ आता है फ्रॉम डे वन, फिर तो वैसे ही बहुत अच्छा कर रहा है। बट इसको देखने के बाद में उसको ये लेक्चर 70% समझ आना शुरू हो गया, अब वो बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में। 3 महीने बाद वही स्टूडेंट इस लेक्चर में कमियां निकाल रहा होगा कि सर इसकी जगह आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो डोंट वरी, 2 से 3 महीने में आप हमें सिखा रहे होगे जो स्टार्टर्स हैं। लेकिन हम आपको फिर भी सजेस्ट करेंगे दैट यू कीप ऑन वॉचिंग ऑल दीज। होगा क्या, जब आप इन लेक्चर्स को देखते रहेंगे, फिर जब आपकी इकोनॉमी हो जाएगी, पॉलिटी हो जाएगी, आपके ना दिमाग में ऐसे चमकेगा कि अच्छा ये बोल रहे थे वो उस दिन, पहले दिन जब मैं पढ़ रहा था। यू अंडरस्टैंड। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इस प्रिपरेशन में ना, ये जो UPSC की प्रिपरेशन है, ये ना कोई ऐसे 30 दिन का या 45 दिन का कोर्स नहीं है, ये साल की ढंग से प्रिपरेशन आपको चाहिए। अब साल की प्रिपरेशन में हम ऐसा भी नहीं कर सकते जैसे आजकल हो रहा है बहुत जगह कि 4 महीने 5 महीने आप NCERTs पढ़ते रहे, फिर ये पढ़ते रहे, फिर वो पढ़ते रहे। चीज़ों को ना बड़ा एक सिंथेसिस में करने की ज़रूरत है। तो हम वही ट्राई कर रहे हैं कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, बट फ्रॉम डे वन आपको ये मालूम होगा कि मेरे को लेवल कौन सा अचीव करना है। उसके लिए आपकी 7 AM की क्लास है, प्लस ये जो 6 PM वाली क्लास जो आप अभी देख रहे हो। अब एक दूसरा क्वेश्चन बच्चों का आ रहा है कि ये क्लासेस आप YouTube पे डालेंगे, पोर्टल पे डालेंगे, कहाँ डालेंगे। तो लाइक आई सेड कि एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ दिन वी आर होपिंग कि जितनी देर इंटरनेशनल रिलेशन चल रहा है उतनी देर हम ये वाली क्लासेस YouTube पे डाल रहे हैं अगले 8-10 दिन, ताकि इन द मीनवाइल जो भी बच्चे अभी रजिस्टर कर रहे हैं उनकी स्ट्रीमलाइनिंग हो जाए, उनको पता लग जाए अच्छा डाउट्स कहाँ पूछने हैं, डिस्कशन कहाँ करनी है, कौन टीचर क्या पढ़ाएगा, ओरिएंटेशन हो जाए। इस चक्कर में ऐसा ना हो किसी के कई बार किसी ब्राउज़र पे पोर्टल खुल रहा है, नहीं खुल रहा। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आएगी,
अज्यूमिंगली, वैसे आ नहीं रही है पर अगर आएगी तो बच्चे की लेक्चर नहीं मिस होंगे, वो यूट्यूब पे देख पाएंगे। अब इस वजह से हम यहाँ पे भी लेक्चर डाल रहे हैं, हम वहाँ पर भी डाल रहे हैं। इवेंचुअली दीज आर आर यूपीएससी क्लासेस। ओके, बहुत बच्चे बोल रहे हैं यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, पेपर तो आने दो, वो सब भी करा देंगे। अब अगर 1.5 महीने में ही पेपर है यूपी पीसीएस का, उसका हम अभी कुछ खास कर नहीं पाएंगे, जब अच्छे से पेपर आएगा तो हम कराएंगे, डोंट वरी। ओके, हैविंग सेड दैट, अब इसके बाद में मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, वो है नोट्स और पीडीएफ। ठीक, नोट्स और पीडीएफ हम आपको इतने देंगे, ठीक है, इतना बम गिराएंगे रमाधीर सिंह के उधर, इतने नोट्स देंगे कि आप बोलोगे कि सर इसका कुछ क्रक्स दे दो, ये बहुत ज़्यादा नोट्स हो गए। जो हम दे रहे हैं, जितना हम आपको नोट्स और डॉक्यूमेंट्स देंगे उतना पढ़ते जाइए, मोर देन सफिशेंट है, वे 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 मोर देन सफिशेंट है। हम यूपीएससी को पूरा ध्यान में रख के आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, डोंट वरी। कोई ना थंब रूल नहीं बने हुए कि जिस बच्चे ने ये वाली किताब नहीं पढ़ी उसका नहीं होएगा। आपको पॉलिटी आनी चाहिए, चाहे आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ी है, चाहे आपने डीडी बासु से पढ़ी है, आपने ए बुक से पढ़ी है, बी बुक से पढ़ी है। सिमिलरली आपको ओवरऑल आना, इंटरनेशनल रिलेशन आना चाहिए, एक बुक ए से पढ़ा है, बी से या सी से, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की धारणाएं आप ना बनाइए। जो हम आपको बुक्स दे रहे हैं सफिशेंट है। जो बुक्स आपको हमने पढ़वानी है वो बुक्स हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे वीडियो के लेक्चर से। आप ये मत समझो कि अगर आपको कोर्स मिल गया तो इसका मतलब बस 6 बजे आपका एक लेक्चर आ जाता है और बस हमने आपकी ज़िंदगी को माफ़ कर दिया। नो, आप बड़ी गलत जगह फंस गए हो। हम आपको 6-6, 8-8 घंटे पढ़ाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि हम बुक्स भी जो आपसे पढ़वानी है, मान लीजिए गो चेन लोग, वैसे हम करवाएंगे नहीं, ये वाली पर्टिकुलर बुक नहीं करवाएंगे। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक पियर्सन की बहुत अच्छी इकोनॉमी की बुक आई है जो हमें लगता है हम आपको पढ़ाएं, तो वो हमने इधर खोल लेनी है आपके साथ में। आपको बोलना है कि चलो भाई पढ़ो हमारे साथ। पूरी बुक्स हम आपको खुद पढ़ाएंगे क्लासेस में। बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं सर एनसीईआरटी पढ़ाएंगे क्या? अरे एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्या? आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। एनसीईआरटी क्या है, 1 महीने में हमने एनसीईआरटी कर लेनी है। वो तो शुरुआत, फर्स्ट स्टेप है। एनसीईआरटी पढ़ के आपके प्रीलिम्स में 100 में से 30-35 सवाल ठीक हो जाएंगे बस। तो ये करवाएंगे क्या? अरे आप ये क्यों करवाएंगे यार, हम 70+ क्वेश्चंस के आसपास ठीक करके आए पेपर में, हम इसकी ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे भरत सर हैं, भरत सर का 2015 का प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। यूजुअल बच्चे 2016 यूजुअल बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, 106 नंबर आ जाएं, 107 नंबर आ जाएं। भरत सर 153 नंबर लेके आए हुए हैं, 144 नंबर, ये बहुत नंबर। राघव सर, भरत सर प्रीलिम्स में ऐसे बहुत नंबर लेते थे, तो उनसे भी मैं बात कर रहा था। वो बोलते हम अपने आप करवाएंगे बच्चों को, उनको बोलो टेंशन नहीं लो। अब इसके बाद में एक लास्ट बात, बिफोर आई स्टार्ट टुडेज लेक्चर, एक बात मैं आपको करना चाहता हूँ विद दी पीसीएस स्टूडेंट। पंजाब पीसीएस का हमारा जो 100% कंप्लीट फ्री कोर्स चल रहा है, उसमें ना आप हमें बोल रहे हो कि मान लीजिए क्लास ए है, क्लास ए करंट अफेयर्स की, इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है, या इतने बहुत हैं, कितने बहुत हैं। आपका ना हमने सिमिलरली मान लो पॉलिटिकल थ्योरी करवा दीजिए हमें, एंड देन सो ऑन, इस तरह की चीज़ें। आपको ना एक चीज़ रियलाइज़ करनी है कि हम आपको ऐसा तो है नहीं कि कोई मॉड्यूल करवा रहे हैं। जब हमने शुरू किया था 7 जून के आसपास वो कोर्स, आपका ना हमने अब इंटरव्यू तक आपके साथ ही हैं, हम कहीं नहीं भाग रहे। तो हमने अपने हिसाब से कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। हमारे मान लीजिए भरत सर हैं, हरनूर सर हैं, राघव सर हैं, अभिषेक सर हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं, उन सबका एक एक्सपीरियंस है। उससे हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं कि हाँ, करंट अफेयर्स ना बच्चे को पहले इतने कराते रहो, फिर जब उसके प्रीलिम्स की डेट आए उससे 1.5 महीने पहले इतने सारे करंट अफेयर्स करा दो तब तक। लेकिन अगर उसके सारे जीएस के सब्जेक्ट्स हुए हैं तो उसको करंट अफेयर्स ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे, जल्दी हो जाएंगे। ये प्लानिंग की कॉल हमने ली है। आप इस प्लानिंग की कॉल को अप्रिशिएट करो। सिमिलरली पॉलिटिकल थ्योरी, अब जैसे बहुत सारे बच्चों को टेंशन हो रही है पॉलिटिकल थ्योरी, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपके 4 लेक्चर्स लूँगा पॉलिटिकल थ्योरी के। उस पॉलिटिकल थ्योरी के 4 लेक्चर्स में जो आपको पढ़ा दिया बस, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट की बात अलग है। अदरवाइज जीएस के किसी भी बच्चे को जो पंजाब पीसीएस का पेपर देगा, अगर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कॉन्सेप्ट आता होगा तो आपको भी आता होगा, आप टेंशन मत लीजिए। पॉलिटिकल थ्योरी चेतन शर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पेपर से पहले करवा के भेजेंगे और इतना करवा के भेजेंगे कि आपको रिविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप बस जो आपको लेक्चर आता है उसको देखिए, जो आपको पीडीएफ मिलती है उसको पढ़िए, याद कीजिए। आपका
हमने ओवरऑल कोर्स डिजाइन कर रखा है, डोंट वरी, उसमें हमने अपने हिसाब से प्लेसमेंट्स आगे पीछे आप हमें करने दीजिए। अब जैसे हल्की सी अफवाह उड़ रही थी, अफवाह या रियलिटी अलग बात है, ऐसी बात हो रही है कि पंजाब PCS में CSET क्वालिफाइंग हो रहा है, ठीक, ऐसी अगर बात हो रही है तो हमने साथ के साथ में अपना स्टाइल चेंज कर दिया कि हमने CSET को और करंट अफेयर्स को कंबाइन कर दिया। अब 10 दिन की बात है, अगर क्वालिफाइंग करेंगे तो भी हमारा GS उतनी देर में कवर ज़्यादा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो हमारा CSET और बढ़ा देंगे बाद में। तो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, you don't have to worry about any of these things. The only thing that you have to worry about is कि आप पढ़िए, आप लिखिए, आंसर्स लिखिए। और जो बच्चे 500 रुपये वाले कोर्स में एनरोल्ड हैं करंट अफेयर्स आंसर राइटिंग के, उनका फर्स्ट टेस्ट जो है MCQ का इस संडे होगा। आपकी 2 क्लासेस हो गई हैं, 5 क्लासेस और 4 क्लासेस और होंगी और फिर आपका टेस्ट होगा। चलिए, इसके साथ में हम आज शुरू करते हैं हमारा आज का इंटरनेशनल रिलेशंस का लेक्चर, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स ही हम अलग से भी वीडियो बना सकते हैं, पर हम लेक्चर में इसलिए देते हैं ताकि ज़्यादा बच्चों को समझ आ जाए जिनकी क्वेरीज हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कल हमने टॉपिक शुरू किया था इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कि हमारी कंट्री में फॉरेन पॉलिसी बनाता कौन है। हमने कुछ एक आइडियाज़ देखे थे कि कोई एक इंस्टीट्यूशन को पिन पॉइंट करना इज नॉट नेसेसरली करेक्ट, बिकॉज इन अ कंट्री लाइक आर्स, बिकॉज ऑफ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, देयर आर वे टू मैनी इंस्टीट्यूशंस। डिफ्यूज्ड है आइडिया, ओके। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉन्ट्रेरी टू अ रेगुलर बिलीफ कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाती है, क्या होता है, ये सिर्फ डेटा प्रोवाइड करती है, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ना, स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो है ये कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, एक तो इसके अपने डिविजन्स बनी हुई हैं, डिविजन्स प्लस एम्बेसीज। एम्बेसीज में कौन बैठे हैं, डिप्लोमेट्स, एंड अटैचमेंट हुई है, मिलिट्री अटैचमेंट, एग्रीकल्चर अटैचमेंट, यू रिमेंबर वी डिड इट इन द लास्ट क्लास, ओके। इसी के बीच में हमने किया था फिर IFS ऑफिसर्स, बहुत सारे आप में से बनना चाहते हैं, फॉरेन सर्विसेज, उनके बारे में किया था कि वो कैसे फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं। यहीं पे हमने कुछ आइडियाज भी, प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की थी IFS के साथ में। टू स्टार्ट विद, दे आर वेरी इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट नहीं है साहब ये। और दूसरी प्रॉब्लम हमने क्या की थी, बहुत कम लोग हैं, जॉब्स बहुत कम है, ठीक है, ज़्यादा जॉब्स होनी चाहिए IFS की। दूसरी चीज़, कितनी कम जॉब्स हैं, हमने बोला कि IFS हमारा सिंगापुर में जितने फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उतने हमारे हैं, ब्रिक्स में सबसे कम डिप्लोमेट्स में से इंडिया के आते हैं, और जितने USA किसी एक सब कॉन्टिनेंट पे छोड़ देता है अपने डिप्लोमेट्स, उतने तो इंडिया के पूरे कॉन्टिनेंट्स के लिए नहीं होते। तो इसलिए बहुत कम लोगों के साथ में इंडिया ग्लोबल लेवल पर कैसे डिप्लोमेसी करेगा, पहले स्टाफ बढ़ाओ, लोग रखो। दूसरा हमने फिर इसके अंदर किया था MEA के बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में हमने बहुत डिटेल में देखा था, जल्दी से क्या था, PMO। फिर इसके बारे में हमने बोला था ये कहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेट्स टेक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स को इंटेलिजेंस ब्यूरो वो कर रहा है, इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को रॉ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कौन इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा था, IDSA, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से हमने देखा था कि एक सेकंड इंस्टीट्यूशन जो फॉरेन पॉलिसी बना रहा है वो है PMO। थर्ड हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन पॉलिसी मेकिंग में, थर्ड फिर हमने देखा था नेशनल NSC काउंसिल एंड कमीशन, एंड NSA सिक्योरिटी एडवाइजर। इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें की थी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, जॉइंट इंटेलिजेंस कमीशन, एंड दिस थिंग स्ट्रेटेजिक कोर ग्रुप, ठीक। तो इस तरह से हमने कुछ चीज़ें की थी, आप कल का लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब पे ही पढ़ा जिनका मिस हो गया। अब इसके बाद हमने लास्ट में हम पहुंचे थे पार्लियामेंट के ऊपर, कि रोल ऑफ पार्लियामेंट इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करता है। इसमें आपको एक चीज़ समझनी है कि पार्लियामेंट इन जनरल इन मोस्ट कंट्रीज, इन स्पेशली इंडिया, कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता। टेंजिबल पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास में फॉरेन पॉलिसी में कोई रोल प्ले करने की, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऐसा सच नहीं है। हाँ है, क्या है, सिचुएशनल पावर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी किसी
कंट्री के साथ में कैसे रिलेशंस बनाने हैं। पार्लियामेंट का सेशन बैठा हुआ है और वहाँ पे इतनी डिबेट हो रही है और प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती हो रही है बहुत सारे सिचुएशंस पे कि अरे ये कैसे कर रहे हो, पाकिस्तान हमारे साथ ये कर रहा है, आप उनके साथ में फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो एंड ब्ला 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 ब्ला। जब ऐसा हो रहा है तो अब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी को प्रेशर फील हो रहा है और उनको लगता है अभी 6 महीने में चुनाव हैं और हमारी सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट्स डेवलप हो जाएंगे। सो हियर वी गो, हम ये पॉलिसी को आगे फर्दर नहीं लेके जा सकते। तो बिकॉज पार्लियामेंट में डेलिब्रेशन हो गई, इस वजह से वो पॉलिसी चेंज होगी। पर ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट अगर चाहता तो बोलता लो हमने लिख के दे दिया, प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो पॉलिसी करके दिखाए, ये नहीं है। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एज सच नहीं है। जैसे इसके बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं थोड़े थोड़े, जैसे चाइना के साथ लड़ाई के बाद में, एक छोटा सा एग्जाम्पल, चाइना के साथ लड़ाई के बाद में क्या हुआ कि एक नेहरू जी का और यूएसए का एक डिस्कशन हो रही थी, ठीक है। एक आर्टिकल है फ्रंटलाइन का, आपको दे देंगे हम। ये डिस्कशन क्या हो रही थी कि कलकत्ता में हम बनाते हैं एक रेडियो स्टेशन। इस रेडियो स्टेशन पे हम क्या करेंगे कि वॉइस ऑफ अमेरिका और ऑल इंडिया रेडियो दोनों का टेलीकास्ट हुआ करेगा साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक, जहाँ पे आजकल साउथ चाइना सी एंड ऑल दैट वो इश्यूज चलते हैं, और वहाँ पर टेलीकास्ट हुआ करेगा। हम आपको सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, आप हमें स्टेशन बनवा दो, और इस तरह की कुछ बातें हो रही थी कि ताकि हम चाइनीज़ प्रोपेगेंडा को काउंटर करते हैं, ठीक है साहब। अब लेकिन क्या होता है कि पार्लियामेंट में बहुत सारे कम्युनिस्ट जो एमपीज़ हैं वो बोलते हैं नेहरू जी को कि यार तुम तो भाई अमेरिकन्स के हाथों बिक गई है गवर्नमेंट, ठीक है, हाउ आर यू न्यूट्रल, हाउ आर यू नैम, और इस प्रेशर में फिर इस प्रोजेक्ट को थ्रू नहीं किया गया। सो नाउ यू सी कि अदरवाइज पार्लियामेंट के पास पावर नहीं थी ये डिसाइड करने की प्रोजेक्ट थ्रू हो के ना हो, बट प्रेशर टेक्निक डालकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस पार्लियामेंट को थ्रू नहीं, इस प्रोजेक्ट को थ्रू नहीं किया गया। बट अदरवाइज पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, सिर्फ फॉर्मल पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास। लेकिन सिचुएशंस बहुत सारी ऐसी डेवलप हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बार हम इसको देख लेते हैं कि बहुत सारी पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज के ऊपर यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर तो लिखी हुई है। जैसे कि आप देखोगे ना, अगर यूनियन लिस्ट जब आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे तो आप देखोगे कि डिप्लोमेटिक, काउंसलर और ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, वॉर एंड पीस, यूनाइटेड नेशन, सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन, ये सब पावर तो है पार्लियामेंट के पास में। बट पार्लियामेंट में चलती किसकी है? गवर्नमेंट की। जो ऑपोजिशन बैठा है, जो वैसे 2-2, 4-4 एमपीज बैठे हैं, उनकी कुछ नहीं चलती। तो इसलिए इट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस it is the union which is having all the power. So the parliament has power to approve treaties. Parliament के पास एक formal power है बस, but it is the union government which determines the basic content of the treaties and seek final approval of the parliament. तो ट्रीटी में क्या लिखा जाएगा यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, नॉट लाइक कि ऐसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगस्त 9, 1971 इंडिया की रशिया के साथ में ट्रीटी हुई, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडो सोवियत पीस, फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी। इसको करेंगे बड़ी डिटेल में। तो जब ये ट्रीटी साइन हुई है, इंदिरा गांधी ने 1 घंटे पहले पार्लियामेंट को बताया कि ये ट्रीटी है, चलो जी ये मैं लेके आ रही हूँ। तो अगेन लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, ऑल्दो आई हैव लाइक ऑलरेडी इलैबोरेटेड इनफ, आपको ये समझना है कि पार्लियामेंट के पास कुछ ज़्यादा पावर नहीं है अनलेस सरकार वीक है। अगर कोalition गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों ने मिलके सरकार बनाई हुई है, इन्होंने इन सब ने मिलके सरकार बनाई हुई है, और यहाँ पे इन 3 पार्टीज में से एक बंदे को बना दिया आपने प्राइम मिनिस्टर। ये कोई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो इसके एलाइज हैं वो बोले कि हमें ये पॉलिसी पसंद नहीं है, अगर आप ये फॉरेन पॉलिसी लाओगे तो हम पार्लियामेंट में आपको सपोर्ट नहीं देंगे, तो आपकी सरकार ही गिर जाएगी, आप प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहोगे, फिर बना लेना जो पॉलिसी बनानी होगी। नाउ इस तरीके से पार्लियामेंट डिक्टेट कर सकता है, ठीक। चंद्रशेखर जी के साथ में हुआ है कोalition पॉलिटिक्स के टाइम पे, गल्फ वॉर के टाइम पे। तो इवन जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, वाजपेयी जी के साथ हुआ था 2003 के मार्च में, इराक के ऊपर अटैक कर दिया यूएसए ने। अब जब यूएसए ने अटैक किया तो वाजपेयी जी बोलते कि हमारी जो पॉलिसी है वो कौन सी रहेगी, मिडल पाथ, गौतम बुद्धा का मिडल पाथ, उसको फॉलो कर रहे थे वो। लेकिन
ऐसा माना गया बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कि यार अगर हम इराक की सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडिया में हमें पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगी, इंडियन सेंटीमेंट इराक के साथ ज़्यादा है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का सेंटीमेंट, ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगा हो। नाउ उन्होंने बोला कि आप रेजोल्यूशन लेके आओ पार्लियामेंट में। वो क्या रेजोल्यूशन होगा कि हम इसकी घोर कड़ी वो करते हैं, निंदा करते हैं, तो लाइक स्ट्रांगली कंडेम करके एक रेजोल्यूशन लेके आओ। तो फिर इस पे डिसीजन हुआ कि हम ऐसा करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम की जगह पे निंदा वर्ड यूज़ कर लेते हैं, छोटी निंदा करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्योंकि वाजपेयी जी की भी तो कोalition गवर्नमेंट थी, तो इस तरह की चीज़ों में क्या होता है, प्रधानमंत्री बेचारा अगर क्लियर कट उसके पास मेजोरिटी नहीं है तो पार्लियामेंट में थोड़ा सा बेचारे को अकोमोडेट करना पड़ता है। पर अगर क्लियर कट मेजोरिटी है साहब, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर जो फॉरेन पॉलिसी लाएंगे वो लाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट के पास जो फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करता है, वो है प्राइवेट सेक्टर। ये क्वेश्चन ना शायद आपको कभी आ सकता है जस्ट बाय इटसेल्फ कि हाउ डू यू असेस द इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, ठीक। प्राइवेट सेक्टर, अब बिफोर गेटिंग इनटू दिस मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। वो क्या है, आप फॉरेन पॉलिसी में कुछ टर्म सीखेंगे। जब एक गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरी गवर्नमेंट के साथ में बात करती है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना, इसको हम बोलते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 1 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G। जब एक कंट्री के इंस्टीट्यूशंस दूसरी कंट्री के इंस्टीट्यूशंस के साथ बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस विद अदर कंट्रीज इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में कोई थिंक टैंक है जिसका नाम है लेट्स से नीति आयोग या फिर ORF, ठीक है, ये अभी हम करेंगे आज, या फिर कोई भी और IDS से भी हम बोल सकते हैं चलो, या फिर यूनिवर्सिटीज कोई भी इंस्टीट्यूशंस इंडिया के दूसरी कंट्री के इंस्टीट्यूशंस के साथ में जब डिप्लोमेसी होती है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ठीक। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, जब सरकार आपके फॉरेन मिनिस्टर की मीट हुई किसी दूसरे कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर से, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। आपकी कंट्री की एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया की मीट हुई एसोसिएशंस ऑफ ऑटोमोबाइल इन साउथ कोरिया, दिस इज ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। तीसरी चीज, जब सानिया मिर्जा और whatever the guy's name is, let's say शाहिद अफरीदी, जो भी उनका नाम है, इमरान सोहेल, जो भी whatever the name is the guy, जब पर्सन टू पर्सन डिस्कशन हो रही है, पीपल टू पीपल, मैं बताऊँ नाम ही भूल गया उस क्रिकेटर का, ठीक है, पीपल टू पीपल, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल। हमारे CM साहब और कोई पाकिस्तान के रिपोर्टर, पीपल टू पीपल, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। ओके, क्लियर विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसे बच्चों को समझाने के लिए मजाक किया है, कोई गुस्सा ना मान जाना, ठीक। तो खैर ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, ये आपको समझ आ गया। ट्रैक 1 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ट्रैक 2 इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन एंड ट्रैक 3 पीपल टू पीपल। अब ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या होगी, सिंपल, जब गवर्नमेंट भी होगी, गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की भी होगी, प्लस आपकी कंट्री का थिंक टैंक भी साथ में एसोसिएटेड है। जैसे कि मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बॉडी बना दी हमने जिसका नाम है ORF, कोई भी इंस्टीट्यूशन बना दिया जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं और वो फॉरेन पॉलिसी की डिस्कशन करते हैं। और ये क्या करती है, आज ये दूसरी कंट्रीज़ की सरकारों को भी बुलाती है एक मीटिंग करने के लिए, और दूसरी कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ के बंदों को भी बुलाती है। तो इस टाइप के जो इवेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रैक 1.5। तो आप लगा लो जिसमें 1 और 2 दोनों के लोग हैं, 1.5, 2 और 3, 2.5, इस तरह से नाम दिए हुए हैं, बस ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो बस आपको ये समझाने के लिए है। तो अब आता है हमारे पास में जो टॉपिक, वो आता है कि रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि कुछ खास रोल नहीं रहा इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का फॉरेन पॉलिसी में, थ्रू आउट 50s, थ्रू आउट 60s, थ्रू आउट 70s, थ्रू आउट 80s।
उसका रीज़न क्या है? प्राइवेट सेक्टर ही नहीं रहा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, क्योंकि हम ये मान के चलते थे कि ब्रिटिश आए यहाँ पे, प्राइवेट एक कंपनी आई लेकिन हमारे पर कंट्रोल हो गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो हम प्राइवेट सेक्टर को लेके काफ़ी से निकल रहे हैं। 1991 के रिफॉर्म से पहले हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के नाम पे कुछ खास था नहीं। तो जो चीज़ के खुद के एग्जिस्टेंस के क्राइसिस हैं वो फॉरेन पॉलिसी में कहाँ से कुछ डिक्टेट करेंगे। प्री लिबरलाइजेशन में जो इशू रहे वो यही रहे, क्लोज्ड इकोनॉमी है आपकी, प्राइवेट सेक्टर ही नहीं है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, उन्होंने क्या फॉरेन पॉलिसी में डिस्कशन करनी है, उसके लिए तो फिर सरकार है ही है। थर्ड क्या है, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, आपने नाम सुना होगा, न्यूज़पेपर में आता है FICCI, FICCI, या फिर CCI, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, या ASSOCHAM, ASSOCHAM, ब्रिटिश। चलो खैर अभी बाद में इस पे प्रेशर ग्रुप्स में करेंगे इनको, बट अदरवाइज मान लीजिए बहुत सारी आपकी कंपनीज हैं इंडिया में, प्राइवेट कंपनीज, उन सब ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सरकार को उन कंपनीज के रिप्रेजेंट करती है कि जी आपने देखो इतना ये टैक्स बढ़ा दिया, इसको कम कीजिए, आपने ये लोगों को ये फ़ायदा नहीं दिया, नुकसान नहीं दिया। एक ग्रुप बना लिया सरकार से नेगोशिएट करने के लिए। अब ये ग्रुप आपने बनाया था सरकार को एक आम व्यापारी के दुख दर्द सुनाने के लिए, समझाने के लिए। आज क्या ये ग्रुप फॉरेन पॉलिसी में इम्पैक्ट करे? करना चाहिए या करता है? तो पहले तो हमने बोला कि जो हिस्टोरिकली देखा जाए तो कुछ खास नहीं करता, कि हिस्टोरिकली देखा जाए तो खास इम्पैक्ट नहीं रहा इसका। रीज़न क्या है? इंडस्ट्री ही नहीं थी। पोस्ट लिबरलाइजेशन जो फेज़ है, जब 1991 में हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन को एम्ब्रेस करते हुए इंडिया में थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, फिर उसके बाद में इसका रोल बहुत स्लोली इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, बहुत स्लोली। हुआ क्या कि जब इंडिया ने LPG रिफॉर्म्स लेके आया इंडिया, एट द सेम टाइम कोइंसिडेंटली इंडिया में एक और चीज़ क्या हो गई, दुनिया में एक और चीज़ क्या होगी कि इन जनरल ही थोड़ी ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लग गई। WTO एक हम आपको ऑर्गेनाइजेशन कराएंगे, वो भी बहुत स्ट्रांग होने लग गई। तो उससे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को सारी सरकारें सीरियसली लेने लग गई, इवन इन दी ट्रेड नेगोशिएशन, बड़ी बड़ी नेगोशिएशंस करते हुए। तो प्राइवेट सेक्टर्स का रोल बढ़ने लग गया फॉरेन पॉलिसी में। इसको हम 3 फेजेस में देख सकते हैं। फेज़ 1 जो है पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद, उसको हम बोलते हैं राजीव गांधी एंड नरसिम्हा राव फेज़। यहाँ पे राजीव गांधी ने भी थोड़ा मारुति को लेके आए इंडिया में, कंप्यूटर्स वगैरह लेके आए इंडिया में। नरसिम्हा राव जी ने और ज़्यादा उसको आगे लेके गए प्राइवेटाइजेशन को। तो प्राइवेट सेक्टर थोड़ा आने लगा। अब बड़े बड़ी कंपनीज़ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का डिस्कस करने लगे और पॉलिसीज़ उस हिसाब से बनने लगी। थोड़ा सा उनका रोल इंक्रीज़ होना शुरू हुआ राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के टाइम में। इसके बाद आया अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो इंडिया ने एक और काम कर दिया, इंडिया ने पोखरण अटैक किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया अपना राजस्थान में। अब जब ये किया तो हिंदुस्तान के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी गई, जैसे ईरान के ऊपर आज की डेट में लगी हुई हैं, या फिर नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगी हुई हैं। तो नाउ व्हेन मोस्ट कंट्रीज एंड स्पेशली USA, Japan, these kind of countries, they are not approving of India's behavior, they are not liking the way India is acting। यार ये तो न्यूक्लियर टेस्ट करी जा रहे हैं भाई, इनके हाल तो है नहीं कुछ। तो उस समय अब हाउ आर वी गोइंग टू ब्रेक द आइस, कौन पहले टेक्स्ट मैसेज करेगा, इसके लिए आपका प्राइवेट सेक्टर बहुत काम आया। स्पेशली USA के रिलेशंस में हम देखेंगे, इंडिया और USA के रिलेशंस जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में तो प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो क्या इसमें एक इम्पॉर्टेंट जिसको हम मेंशन करते हैं, रतन टाटा जी की, हेनरी किसिंजर एक बहुत बड़े एक डिप्लोमेट हैं, ही इज़ अबाउट 98 नाउ, वर्ल्ड वॉर 2 भी लड़ी थी इन्होंने। तो जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है वो इनके करंट अफेयर्स हैं, इतने पुराने हैं, ठीक है। तो हेनरी किसिंजर जी ने और रतन टाटा की कुछ डिस्कशंस हुई और उससे फिर ब्रेकिंग द आइस जिसको बोलते हैं कि थोड़े डिस्कशन स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे यशवंत सिन्हा जी की और उनके फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग्स होनी शुरू हुई और इंडिया और USA एक दूसरे को बेटर समझ पाए। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है। अब आप खुद समझो ना, मान लीजिए इंडिया और कोई भी और कंट्री भी लगा लो, वहाँ पे हमें गेज करना है कि कैसे रिलेशनशिप बनाए जाएं या किस तरह से सिस्टम बेटर हो सकता है उनके साथ में। तो इंस्टेड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर गोइंग देयर, इमेजिन एयरटेल है या कोई भी और कंपनी है, वो वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करती है, उधर की कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट करती हैं और थोड़ा सा ट्रेड बेटर होता है।
तो इस तरह से सेकंड फेज जो है यहाँ पे भी थोड़ा सा रोल इंक्रीज हुआ, इनफैक्ट काफ़ी फ़ायदा हुआ इंडिया को प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट से। जैसे ना यूएसए में देखो तो होटलियर हैं बहुत बड़े, संत सिंह चटवाल, यूएसए में एक वो है मिस्टर विनोद हैं जो सन माइक्रो सिस्टम्स के सीईओ हैं, गूगल में भी उनका शेयर है। तो इस तरह से यूएसए में बहुत बड़े बड़े इंडियंस बैठे हैं। इंडियन डायस्पोरा इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोराज इन द यूएस। तो वो जब वहाँ की गवर्नमेंट्स को कन्विंस करते हैं इंडिया के साथ में डिस्कशन करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, तो वहाँ की गवर्नमेंट सीरियसली लेती है। तो प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा रोल प्ले कर सकता है फॉरेन पॉलिसी में। थर्ड फेज जो आता है फिर वो हमारा आता है डॉक्टर MMS मनमोहन सिंह जी एंड मोदी फेज। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ने अगेन बहुत ज़्यादा अच्छे से काम, मतलब इसका रोल बढ़ा है पहले के कंपैरेटिवली। अगेन इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि रिलेटिव है। अगर आप यूएसए के प्राइवेट सेक्टर यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को कितना अफेक्ट करता है उसको कंपेयर करो इंडिया का प्राइवेट सेक्टर एंड इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, तो कुछ नहीं है। रिलेटिवली 1970s में इंडिया के प्राइवेट सेक्टर का क्या से था और आज क्या है, उसमें अब बेटर हुआ है। तो इंडिया यूएसए की सिविल न्यूक्लियर ट्रीटी हुई है 2007 में, उसको हम डिस्कस करेंगे 2007-8 में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यू विल सी कि कैसे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता गया धीरे धीरे। सो आई होप आपको थोड़ा समझ आ रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर का रोल तो बढ़ गया। अगर ऐसा सवाल ही आपको आता है एज इट इज़ कि GS2 में मेंस में कि हाउ डू यू सी द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन फॉरेन पॉलिसी और समथिंग लाइक दिस, तो इसका आप कंक्लूजन कुछ ऐसा लिख सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर जो है इसको अगर अपना रोल और बढ़ाना है और अच्छे से रोल इसको अपना फॉरेन पॉलिसी में इंक्रीज करना है, तो इसको क्या करने की ज़रूरत है, रिसर्च एनालिसिस डिपार्टमेंट्स बनाएं। जो फिक्की है या CIA है या SOCHM है, बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स बनाए, फॉरेन पॉलिसी रिसर्च डिपार्टमेंट। वो उन दूसरी कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसी को स्टडी करते हैं, उनकी क्या एडवांटेजेस हैं, किस कंट्री में हम इन्वेस्ट करें तो फ़ायदा है, कौन सी कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें तो हमें फ़ायदा है, ट्रेड कहाँ पे किस चीज़ का बढ़ाया जा सकता है, इस चीज़ की रिसर्च एनालिसिस की जाए अपनी नेगोशिएशन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को और सीरियसली ले। तो कुछ इस टाइप के कंक्लूजन से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। सो अगेन अब आपके पास में MEA आ गया, PMO आ गया, NSC आ गया, NSA आ गया, पार्लियामेंट आ गया, प्राइवेट सेक्टर आ गया। Who else impacts India's foreign policy? Any guess? मीडिया बहुत खराब रोल प्ले, खराब इन द सेंस कि बड़ा ट्रिकी रोल प्ले कर रहा है आजकल फॉरेन पॉलिसी में। इस पे आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मीडिया का जो रोल है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको कोई डिनाई नहीं करता। इसीलिए जितने भी हमारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कोई बड़ा ऑफिसर होंगे IAS या IRS, उनको ड्यूटी दी जाती है, असाइन की जाती है प्रॉपर ड्यूटी किस चीज़ की, मीडिया मैनेजमेंट की, कि वो डिपार्टमेंट या वो मिनिस्ट्री क्या बोलना चाहेगी मीडिया में, उसके लिए एक डेडिकेटेड पर्सन हो, ताकि ये, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। जैसे मैंने आपको कल ही बोला था कि मान लीजिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से जाके बोल दें कि मोदी जी की मुझसे बात हुई है और वो 2021 के बाद या 23 में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान जो है वो ये सोच सकता है कि हम एक काम करते हैं, हम अभी इमरान खान को लग सकता है कि हम ना अभी मोदी के साथ डिस्कशन करना चाहते थे कि चलो यार इश्यूज़ रिजॉल्व करते हैं, लेकिन वेट अ मिनट, हम 3 साल वेट करते हैं, अगला प्राइम मिनिस्टर चेक करते हैं कैसा आता है, क्या पता हमें वो बेटर डील दे दे। ठीक, तो इस तरह से एक एक चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट की इधर से ऑफिशियल से निकलती है उसकी कोई सिग्निफिकेंस होती है। अब मीडिया क्या करता है, इसी वजह से मीडिया की मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी में, मीडिया डिप्लोमेसी, साउंड बाइट डिप्लोमेसी, इंस्टेंट डिप्लोमेसी, रियल टाइम डिप्लोमेसी, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। मीडिया क्या करता है, अब आप एक चीज़ समझो, इमेजिन कि जितने भी मीडिया है, जितना भी हमारा टीवी पे आ रहा है या प्रिंट पे आ रहा है, अगर वो आपको कल को कोई खबर ही ना दे अगले 6 महीने लद्दाख की, तो आपके हिसाब से लद्दाख बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अगर मीडिया दूसरी चीज़ कर दे कि कोई कोरोना नहीं है कंट्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, हो ही सिर्फ लद्दाख रहा है, जैसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स वाले आप देखते हो, वो डेली शाम को इंडिया चाइना की लड़ाई करके ही उठते हैं अपने प्राइम टाइम से। तो अगर वो सारा का सारा टेंशन ही वहीं पे फोकस कर दे, तो फिर आपको लगेगा ऑल ऑफ अ सडन लोग
इतने परेशान हो जाते हैं, लोगों ने अपने घर पे राशन भरना शुरू कर दिया कि इंडिया चाइना की लड़ाई हो जाएगी, ठीक। और स्पेशली जो पंजाब है, हिमाचल है, ये वाले एरियाज़ है जिन्होंने लड़ाई देखी है इंडिया पाकिस्तान की, इधर होती रही है, तो ऐसा भी नहीं है उनको लगता कि पागल है, लड़ाई थोड़ी होएगी, ठीक। तो हो भी सकती है। कहने का पॉइंट क्या है कि मीडिया कैन ड्रॉ एवरीबडीज अटेंशन टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, इशू। अब इसमें गलत चीज़ क्या है, मैंने शुरू में क्यों बोला कि एक गलत रोल प्ले करते हैं। आप ना यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हो, कोई आलू प्याज के रेट की बात नहीं हो रही कि अरे सरकार ने अनियंस के रेट बढ़ा दिए, सरकार को मीडिया ने प्रेशर डाल दिया, सरकार पर मीडिया ने प्रेशर डाल दिया और सरकार ने रेट कम कर दिए। यहाँ पर क्या है कि फॉरेन पॉलिसी में चाहे चाइना आपके एरिया में घुसा हुआ है, चाहे आप चाइना के एरिया में घुसे हुए हो, कुछ भी हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड, your country, your external affair ministry, your defense minister, your prime ministers, all of them, they require deeper contemplation. टाइम चाहिए उनको, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक डिस्कशन चाहिए, आपस में आर्मी चीफ रॉ ये सब डिस्कशन करेंगे। ये इश्यूज ऐसे वाले नहीं है कि 5:30 बजे आपको खबर दी थी, 6 बजे तक प्रधानमंत्री जी ने जवाब क्यों नहीं दिया, ये ऐसे नहीं है इशू, डीपर कंटेम्पलेशन वाले हैं। तो मीडिया को एसेंशियली क्या करना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टर का काम करना चाहिए और बात हो जानी चाहिए ख़त्म कि ऐसा हो रहा है लद्दाख में, बस बात खत्म। जब आप उस इशू को दी मोस्ट सेंसिटिव इशू बना के उसी समय 15 मिनट के अंदर आप सरकार पे प्रेशर डालो, कोई भी सरकार हो, ठीक है। जैसे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, शर्म अल शेख समिट में, मैं आपको कराऊंगा, या न्यूक्लियर डील में बहुत सपोर्ट किया मीडिया ने मनमोहन सिंह जी को। ऐसे मोदी जी को किसी चीज़ पर एकदम सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो बात अलग है। बट अगर डोकलाम इशू हो रहा है या कोई भी इशू हो रहा है तो मीडिया शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है एंड दे मस्ट गिव डीपर टाइम फॉर डीपर कंटेम्पलेशन टू द अदर पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। यहाँ पे ये थोड़ा सा इशू अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरे में मैंने आपको बता दिया, ये ओवरनाइट डिसीजन लेने वाले नहीं होते चीज़ें, फॉरेन पॉलिसी है, कोई मजाक थोड़ी है, ठीक। ड्रॉ अटेंशन, पर इसका एक ही रूल होता है। दूसरी चीज़ क्या करता है मीडिया, अगर मैं आप सभी लोगों को जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप कांधार में घूम रहे हैं, काबुल में घूम रहे हैं, अफ़गानिस्तान में, 1 सेकंड करके देखिए, तो आप देखेंगे तकरीबन सब लोगों का जो इमेज बनेगी माइंड में आंखें बंद करके, वो शायद एक जैसी बनेगी कि कुछ लोग हैं, लंबा लंबा कुर्ता पजामा सा पहना हुआ है, LMG लटकाई हुई है, और है ना ऐसे पत्थरीला इलाका है, एंड ऑल दैट। अगर मैं आप लोगों को बोलूं अपनी आंखें बंद करके 2 सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एम्स्टरडैम में घूम रहे हैं, तो भी एक जैसी इमेज बनेगी। ब्राज़ील में घूम रहे हैं तो भी तकरीबन एक जैसी इमेज बनेगी, और अमेरिका में घूम रहे हैं तो भी एक जैसी बनेगी। लेकिन हम में से कितने लोग अफ़गानिस्तान, ब्राज़ील, एम्स्टरडैम और अमेरिका चारों जगह गए हुए हैं? बहुत कम, कोई शायद एक जगह गया होगा। कहने का पॉइंट क्या है, हमारा दुनिया के बारे में क्या विचार है। जब मैं 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करता हूं तो मैं किसी कंट्री की गवर्नमेंट, किसी कंट्री की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचता हूं, ये मेरे को मीडिया नहीं तो बचपन से सबकॉन्शियसली बताया है, ऐसा ही हुआ है। सिमिलरली जैसे USA में है कि अब तो चेंज हो रहा है सिस्टम, लोग आंखें बंद करते थे तो उनको दिखते थे सपेरे, है ना, वैसे हमें जब हम आंखें बंद करते हैं और हम हॉलैंड के बारे में सोचते हैं तो हमें दिखते हैं लेक्स, है ना, लेक्स दिखती हैं आप सबको, छोटी छोटी लेक्स, अच्छा ग्रीनरी, ये दिखता है आपको एम्स्टरडैम के बारे में। तो ये चीज़ कहाँ से आई हमें, ये हमें आई मीडिया के थ्रू। तो मीडिया दूसरी चीज़ ये करता है, इट प्रोवाइड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स योर कंट्री। और ये सिर्फ आम जनता कोई थोड़ी कर रहा है, इवन हमारे पॉलिटिशियंस भी, उनको भी तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, मीडिया से ही आएगी। सो मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना। पहले ही आप ऐसा बना सकते हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मैक्सिको जा रहे हैं, अरे और आपने पिछले 2 महीने से दिखा रहे हो कि मैक्सिको वाले तो लोग इंडिया से प्यार ही बहुत करते हैं, तो आपकी कंट्री में ऑलरेडी एक सेंटीमेंट क्रिएट हो गया कि हाँ हम एक फ्रेंडली नेशन की तरफ जा रहे हैं। वही अगर इसका बिल्कुल ऑपोजिट दिखा देंगे तो आपको लगेगा कि मोदी जी जा तो रहे हैं, बस ठीक ठाक वापस आ जाएं। तो इस तरह से मीडिया अफेक्ट करता है रोल को। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इशू क्या है, लिमिटेड रोल, और अच्छा रोल ये क्यों नहीं प्ले कर पाता इंडियन मीडिया के अपने खुद के कॉरेस्पॉन्डेंट्स बाहर बहुत कम हैं। बाहर से विदेशी चश्मों से देखा जाता है फॉरेन पॉलिसी को, फॉरेन ऑथर्स, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स वो खबरें दे देते हैं,
हम खबरें सुन लेते हैं, हम खबरें सुना देते हैं। तो एक जो बोलते हैं ना कि अपने खुद के कॉरेस्पॉन्डेंट्स, उनका ना होने की वजह से ओरिजिनलिटी नहीं है इंडियन मीडिया के एनालिसिस में। इवन अगर आप देखोगे जो हमारे प्रिंट मीडिया है उसके भी अगर आप विचार देखोगे तो ओरिजिनलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बाहर के न्यूज़पेपर्स, बाहर के डिबेट्स एंड डिस्कशन से। तो अदरवाइज आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मीडिया भी रोल प्ले करता है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में। नाउ इसके बाद हमारे पास आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया में इसका भी रोल थोड़ा कम रहा है पर अदरवाइज यूएसए में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। वो क्या है? थिंक टैंक्स एंड यूनिवर्सिटीज़। अब हमारी कंट्री में ये भी है यार, थिंक टैंक्स को ना इतना सीरियसली लिया ही नहीं जाता। अगर मैं आप मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूँ, पर आम भी किसी को अगर आप पूछो कि आप क्या काम करते हो, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, वहाँ पे हम क्या करते हो, हम सोचते हैं तो लगेगा कि हाँ लेकिन आप काम क्या करते हो, ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। तो थिंक टैंक्स एंड यूनिवर्सिटीज़, इनका भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन है नहीं। इसका कारण क्या है? अब थिंक टैंक्स आप समझते हैं, मान लीजिए कुछ प्रोफेशनल्स जिन्होंने लेट्स से PhD इन पॉलिटिकल साइंस एंड IR किया है, ठीक है, अशोका यूनिवर्सिटी और जिंदल यूनिवर्सिटी और ऐसे नालसार हैदराबाद के कोई बहुत बड़े लॉयर्स, प्लस इसी तरह के कुछ और प्रोफेसर्स जो पढ़ाते रहे हैं, प्लस कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, इस तरह के लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना ले और इस ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने मान लो नाम रख दिया कुछ भी ABC। और ये जो थिंक टैंक है जिसमें इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, रिटायर्ड एम्बेसडर्स और प्रोफेसर्स और लॉयर्स और पॉलिटिशियंस और प्रोफेसर्स एंड इकोनॉमिस्ट, ये बैठ के इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाएं, ये बैठ के कुछ सोचें कि क्या हमें करना चाहिए, इनको हम बोलेंगे थिंक टैंक। अब इंडिया में क्या होता है कि थिंक टैंक को ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। उसका रीज़न क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, जो बंदे ऑलरेडी IAS बन गए, IPS हैं, IFS हैं, जो ऑलरेडी सर्विसेज में बैठे हैं, वो बड़ा स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं जो ये ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी रेन है कि यार हम नहीं बैठे यहाँ पे, फिर हम सरकारी पेपर क्यों निकालें, हम UPSC क्यों पढ़े थे आज से 30 साल पहले अगर पॉलिसी इन्होंने ही बनानी है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा, अदरवाइज बुक्स यूजुअली क्या लिखती हैं कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी जेलसली होल्ड करके रखता है पॉलिसी मेकिंग रेन, ठीक। तो इस वजह से थिंक टैंक्स के पास में स्पेस ही नहीं रहती काम करने की। दूसरी चीज़ जो है उसमें ब्यूरोक्रेसी की कमी है, सरकार की कमी नहीं है, थिंक टैंक्स की कमी है। वो क्या है, ब्यूरोक्रेट्स को ऐसा लगता है एंड टू सम एक्सटेंट राइटली सो, वो है कि जो थिंक टैंक्स हैं, इंडियन इंटेलिजेंसिया ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, इसकी एक प्रॉब्लम क्या है, ये जो रियल लाइफ पैरामीटर्स हैं, लिमिटेशंस हैं, हार्ड रियलिटीज़ हैं जो, उनको ध्यान में नहीं रखते और काफ़ी किताबी बातें करते हैं, ठीक। संजय बारूजी की एक किताब है ना, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारूजी इसके बारे में काफ़ी बात करते हैं कि हाँ ये भाई ये थोड़ा सा इशू दोनों तरफ है। तीसरी चीज़ जो है वो क्या है, मैं फॉरेन पॉलिसी इंडिया चाइना के बारे में जितने मर्जी हम 5 बहुत बड़े लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर्स एंड दिस एंड दैट एंड प्रोफेसर्स, हम सब बैठ के एक ऑर्गेनाइजेशन बना भी लें, मैं इंडिया और चाइना के बारे में कैसे ढंग की पॉलिसी दे दूं अगर मेरे पास क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अगर मेरे को कुछ फाइन फैक्ट्स ही नहीं पता जो सिर्फ सरकार को पता है, तो नहीं हो सकता। ये भी एक प्रॉब्लम है। इंडिया में क्या है, देयर इज अ लैक ऑफ एक्सेस टू पॉलिसी इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ एनी सिस्टमेटिक टाइमलाइन फॉर डीक्लासिफाइंग आर्काइव्स। पुरानी जो जैसे एक बार इन्होंने बोला था, हमारे थे ना राष्ट्रपति जी पुराने, प्रणब मुखर्जी जी बोलते कि इंदिरा गांधी जी के टाइम के राज या फिर सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड फाइल्स वो तो मेरे साथ ही मेरी कब्र में दफन होएंगी, मतलब या मेरे साथ ही जाएंगी, मैं नहीं किसी को बताता, डीक्लासिफाई करने देता। तो नाउ यू सी, होना क्या चाहिए यूजुअली कि कुछ टाइमलाइन हो कि यार 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, या अब एनीबडी हु इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इवेंट विल नॉट बी एडवर्सली अफेक्टेड इफ वी डीक्लासिफाई दिस इंफॉर्मेशन। तो फिर वो डीक्लासिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। हमारी कंट्री में कोई सिस्टमैटिक तरीका नहीं है, टाइमलाइन नहीं है। उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एग्जिस्ट करता है, उसकी आड़ में कि यार ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, कोई इन्फॉर्मेशन ही डीक्लासिफाई नहीं होती, तो थिंक टैंक भी फिर प्रोबेबिलिटीज़ पे ही काम करेगा, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन पे काम करके थ्योरेटिकल अपनी आउटपुट दे देते हैं जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आती। और चौथी चीज़ क्या है जो इंडिया में आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हो, लैक ऑफ फंडिंग।
पैसा नहीं है साहब, फंडिंग एग्जिस्ट नहीं करती। इससे भी अब आपको पैसे चाहिए, आप अगर फॉरेन जाओगे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के रिसर्च के लिए पैसे चाहिए, इसको और एलैबोरेट नहीं करते, तो ये भी मिसिंग है। और एक जो बड़ा पेक्यूलियर सी प्रॉब्लम है ना इंडियन थिंक टैंक्स में, वो क्या है, इन थिंक टैंक्स में ना एसेंशियली आपके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, बड़े बड़े एम्बेसडर होगा कोई आपके रिटायर्ड एंड सो ऑन। अब अगर कोई भी पॉलिसी पे डिस्कशन हो रही है, चांसेस होते हैं कि जब ये सर्विंग थे तो इस समय इन्होंने भी अपना कुछ इनपुट दी होगी, इनका भी कुछ काइंड ऑफ रोल रहा होगा उस पॉलिसी में, इंडो चाइना की पॉलिसी में। तो आज कहीं पॉलिसी चेंज हो या पॉलिसी की कुछ कमियां निकाली जाएं तो फिर इनके ऊपर भी हीट आती है। तो इनका इंटरेस्ट रहता है स्टेटस को में, ऐसा लिखते हैं संजय बारू जी, जो बहुत बड़े हमारी कंट्री में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे मीडिया प्रेजेंटर रहे हैं, ठीक। तो वो बोलते हैं कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंक टैंक्स आर देयर, मोस्ट ऑफ द थिंक टैंक्स आर हैविंग existing, I beg your pardon, most of the think tanks are having retired bureaucrats who happen to have played some role in the policy making. Therefore, what is happening? They have more interesting in maintaining the status quo instead of revitalizing or reviving the foreign policy. So that is another concern. ये भी है। तो खैर थिंक टैंक ने कुछ अच्छा काम भी किया है, ऐसा नहीं है कि बस इसकी वजह से बस लो इम्पैक्ट ही रहा है क्योंकि फंडिंग नहीं है, कोई पूछता नहीं, सरकार नहीं पूछती, ये नहीं वो नहीं। तो 2-3 थिंक टैंक आपको आने चाहिए इंपॉर्टेंट, जो जिसका बार बार जिक्र आएगा। इसलिए एक थिंक टैंक जो इंडिया का सबसे पुराना थिंक टैंक है उसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स, ICWA। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1943 में और इन्होंने उस समय कुछ अच्छा काम किया, फिर काफ़ी देर तक थोड़ा छुट्टी पर था ये थिंक टैंक। 2013 में, ये मैं आपको नोट्स में भी दूंगा, अगर आपको कभी सवाल ही आ जाए इतना सा, डिस्क GS2 में आ सकता है क्वेश्चन, आउट ऑफ IR आपको आ सकता है ये क्वेश्चन गवर्नेंस में कि डिस्कस और इवेल्यूएट द रोल ऑफ थिंक टैंक्स इन इंडियाज़ पॉलिसी मेकिंग। तो आप कोई लिखाना इकोनॉमी वाले थिंक टैंक्स, कोई पॉलिटी वाले थिंक टैंक्स, फिर फॉरेन पॉलिसी में बस इनके नाम और एक एक लाइन इनके बारे में, ठीक। तो 2013 में ICWA, यही इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स, इसने एक काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है ऑन इंडो पैसिफिक पॉलिसी। इससे मुझे एक चीज़ याद आ गई जो मेरे को बिगिनिंग में बोल देनी चाहिए थी। आप जब ये अगले IR के लेक्चर्स देखोगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज तो आपकी एक जर्नल से कमेंट्री हो रही है, इसके बाद में जो आप IR के लेक्चर्स देखोगे आप एटलस खोल के बैठा करना। 13 दिन के बाद आप देखोगे कि ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से IR के 6 से 7 क्वेश्चन ठीक होंगे, प्लस 3 to 4 आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी ठीक हो जाएंगे। तो इन 13 दिन में आपके प्रीलिम्स के 20 नंबर पक्के कर देंगे हम, ठीक। आप एटलस खोल के बैठना। तो इंडो पैसिफिक एरिया कौन सा है आप मैप में चेक कीजिएगा गूगल करके, इंडो पैसिफिक पॉलिसी पे इसने अच्छा इनपुट्स दिए हैं। देन सेकंड हमारे पास में आता है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, IDSA। जब बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं और पूछते हैं मैंने IR के लिए क्या पढ़ूं, तो बोलते हैं कि IDSA की वेबसाइट देख लो, वो आपको करवा देंगे। ये है वो, जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी उसके बाद में बनाया गया ये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इसको फंडिंग आती है और ये क्या करते हैं, वैसे अदरवाइज काफ़ी ऑटोनोमसली काम करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ में इंडिया की इनपुट्स दी हैं। फॉर एग्जांपल 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जब इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान के साथ लड़ाई करके बांग्लादेश बनवाया, उसमें इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, अच्छी इनपुट्स थी। फिर 1974 न्यूक्लियर टेस्ट, इवन देयर दे हैव प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। देन कम्स द थर्ड थिंक टैंक। आप अगर हिंदू पढ़ रहे हैं तो आपने आज से हफ्ता 10 दिन पहले एक बहुत बड़ा आर्टिकल पढ़ा होगा रिटन बाय हर्ष वी पंत। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि कैसे चाइना अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है बिकॉज चाइना को USA और रशिया से खतरा है। बट इन द मीनवाइल इंडिया भी लपेटे में आ रहा है क्योंकि इंडिया को तो चाइना से खतरा है, इसलिए इंडिया को भी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ ऐसी सी बात की हुई थी लंबी चौड़ी, जो मैं आपको न्यूक्लियर वाले टॉपिक जो होगा हमारी लास्ट क्लास होगी उसमें करवा दूंगा। बट वो ORF के साथ में जुड़े हुए हैं हर्ष पंत जी, हिंदू में लिखते भी हैं। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये इस्टेब्लिश किया गया है अभी कुछ साल पहले, और इनका क्या है, ये बहुत सारी ट्रैक
2 मीट्स कराते हैं। एक चीज़ कराते हैं जिसको बोला जाता है रायसीना डायलॉग, RAISINA। रायसीना डायलॉग के नाम से एक मीट होती है। तो अगर आपको कभी किसी स्टेट एग्ज़ाम में या प्रीलिम्स यूपीएससी में आए कि रायसीना डायलॉग कौन कराता है, तो वो ORF कराता है, ठीक है। तो दे होस्ट अ रेंज ऑफ डायलॉग। सो आई थिंक इतने इंस्टीट्यूशंस हमें काफ़ी हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाता है। तो अगर अपने को क्विकली कंक्लूड करना हो तो अब आज से घंटा 2 घंटा पहले आपसे कोई पूछता कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है, तो शायद आप बोलते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब आप क्या बोलेंगे? अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या बनाता है, तो आप बोलेंगे कि भाई द प्रोसेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इज़ वेरी डिफ्यूज्ड, कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, फैली हुई है, ठीक है। कौन कौन इसमें रोल प्ले करता है? बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस रोल प्ले करते हैं, जैसे कि MEA के अंदर आप IFS, एम्बेसीज, फिर आप दूसरा PMO, फिर तीसरा द प्राइम मिनिस्टर, चौथा काउंसिल ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, पांचवा, ये हैंडराइटिंग की टेंशन मत लेना, आपको तो अच्छे प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, ये सिर्फ रिवाइज करने के लिए। फिर उसके बाद NSC, सातवां NSA, आठवां पार्लियामेंट, कुछ थोड़ा बहुत लिमिटिंग रोल प्ले कर सकता है, नौवां मीडिया, 10वां प्राइवेट सेक्टर, 11वां थिंक टैंक्स एंड यूनिवर्सिटीज। ओके, सो इस तरह से आप लिख के सबका रोल असेस कर सकते हो, और अगर किसी एक के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाए माइक्रो लेवल पर, तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, बड़ा छोटा टॉपिक है, वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी बनाता कौन है तो समझ आ गया। फॉरेन पॉलिसी बनाते हुए कौन से फैक्टर डिटर्मिन करते हैं कि किस कंट्री की क्या फॉरेन पॉलिसी हो। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, तो अब IR में जितने बोरिंग टॉपिक था, जो थोड़ा सा स्टैटिक सा टॉपिक था, वो हो गया ख़त्म। वो ना बेसिकली यूजुअली लोग करते नहीं हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, पर मुझे ये डर है कि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो फिर हम 20 नंबर 15 नंबर क्यों रिस्क लें। तो हमने 1-1.5 घंटा लगा के उसको कर लिया। अब अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा प्राइवेट सेक्टर थिंक टैंक, उस पर आप कर लोगे, पर वहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका बोरिंग पार्ट। अब यहाँ से लेके जिस दिन तक हम हिंदुस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फोड़ लेते, पोखरण नहीं कर लेते, तब तक सारा IR बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े मज़े से होने वाला है। इसके लिए कोई टेक्निकल पुरानी इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मालूम होना चाहिए ऑलरेडी। अब आप देखेंगे कि आपको सिर्फ इतना पता हो कि एक इंडिया है और एक बाकी सारी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, और एक फॉरेन पॉलिसी होती है, जो मैं बता चुका हूँ कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ या बाहर के इंस्टीट्यूशंस के साथ किस तरह से डील करती है अपना नेशनल इंटरेस्ट बचाने के लिए, उसको हम फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। चलिए, आप देख सकते हैं, आप मेरा एनर्जी लेवल भी थोड़ा चेंज हो गया। वो बहुत इंस्टीट्यूशन ना बड़ा सरकारी सा टॉपिक है। चलो जी, आप घुमाते हैं दुनिया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। तो अगर हम कॉमन सेंस से भी देखें तो आप इसके बहुत सारे फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं कि ये फैक्टर होगा सर। जैसे कि मान लीजिए इंडिया का ज्योग्राफी, वो इंडिया अगर लैटिन अमेरिका में होता तो उसकी अलग वो होती अलग फॉरेन पॉलिसी होती, यूरोप में होता तो अलग होती, और इसी तरह से आपकी फॉरेन पॉलिसीज के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर है ज्योग्राफी। आपकी ज्योग्राफी कहाँ पे है, ये सबसे परमानेंट और स्टेबल फैक्टर है। आपकी कंट्री का कल्चर थोड़ा चेंज हो सकता है, आपकी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो सकता है, आपकी कंट्री की लीडरशिप चेंज हो सकती है, ज्योग्राफी तो नहीं चेंज होगी। जो कंट्री जहाँ है उसने वहीं रहना है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ना विच आर डिटर्मिनिंग योर फॉरेन पॉलिसी, ये कॉमन सेंस से भी हो जाएंगे। मैं अगले 15 मिनट में आपको बस थोड़े से कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ एकेडमिक टर्म्स जो आप पेपर में लिख के आएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो अदरवाइज फैक्टर्स कौन से हैं? ज्योग्राफी, एक कंट्री का साइज, उसकी लोकेशन और उसके कंट्री में रिसोर्सेज क्या हैं, इससे उसकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है। देखते हैं कैसे। दूसरा, उसकी कंट्री का कल्चर और हिस्ट्री। तीसरा, पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है उस पे भी कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कैसे फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट होती है। लीडरशिप बहुत बड़ा फैक्टर है। मनमोहन सिंह जी की फॉरेन पॉलिसी और इंदिरा गांधी जी की फॉरेन पॉलिसी में फ़र्क रहेगा। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी और इंदिरा गांधी जी की फॉरेन पॉलिसी में भी फ़र्क रहेगा, चाहे दोनों के पास अच्छा खासा बहुमत है। क्यों? लीडरशिप,
डिफरेंट होगी, नेहरू जी और मोदी जी फर्क रहेगा, एंड देन सो ऑन। मिलिट्री स्ट्रेंथ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको देखेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर आपकी दंगा पीड़ित कंट्री है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी वैसी होगी। अगर आप अमेरिका हो जो दुनिया को ग्रांट्स देते घूमते हो तो आपकी फॉरेन पॉलिसी वैसी होगी, जर्मनी है जैसे। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, यहाँ से तो हमारा टॉपिक ही नेक्स्ट शुरू होगा कि जब कोल्ड वॉर है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी उसको ध्यान में रख के होगी। अगर दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं और ग्लोबलाइजेशन हो रही है, हर कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग काम करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स मूव कर रहे हैं, सर्विसेज मूव कर रही हैं, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी उस हिसाब से अफेक्ट होगी। एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इसके भी आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में फैक्टर्स हैं, एक एक करके जरा देखें। सबसे पहला हमारे पास है ज्योग्राफी। अब इसमें बताने वाली यही बात है कि ज्योग्राफी जो है फॉरेन पॉलिसी का डिटर्मिनेंट तो है। एग्जाम में हम कैसी कैसी चीज़ें लिख के आएंगे, यही है कि ज्योग्राफी जो है वो क्या है फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज़, एक कंट्री का साइज। अगर कंट्री बहुत बड़ी है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट होगी कंपेयर टू अगर कोई वो आइलैंड टाइप कंट्री है। ओके, ज़्यादा बड़ी कंट्री के चांसेस हैं कि उसके बॉर्डर्स बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ लगे होंगे। जैसे इंडिया को ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ठीक। और अगर हम सी की बात करें तो श्रीलंका, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ आपके बॉर्डर्स लगे होंगे, तो आपको फॉरेन पॉलिसी उस तरह से बनानी पड़ेगी। लैंड अगर आपके पास में ज़्यादा है उस हिसाब से डिफरेंट कंट्रीज़ की फॉरेन पॉलिसी होंगी। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है उसकी लोकेशन। यहाँ पे ना मैं आपको दो नाम दे रहा हूँ, आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो बच्चे होंगे उनको डिटेल में उनके ऑप्शनल वाले टीचर्स करवाएंगे। यहाँ पे मैं आपको नाम दे रहा हूँ ताकि आपके बस काम आ जाए। अगर आपको जीएस में या अपने एसए में या फिर अगर आपको प्रीलिम्स में स्टेट सर्विसेज एग्जाम में लिख दिया जाए तो क्या है, दो हमारे पास बहुत बड़े जियो स्ट्रेटेजिस्ट हुए हैं दुनिया में, एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश। ये क्या बोलते हैं, एक साहब का नाम है अल्फ्रेड महान, इतने महान हुए हैं ये, इनका नाम है अल्फ्रेड महान, MAHAN। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई मेरी बात सुनो, आप दुनिया में अगर आप ज्योग्राफिकली जियो स्ट्रेटेजिकली बात करनी है अगर, तो सी समुद्र ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस कंट्री का समुद्र पे कंट्रोल है, जिसकी नेवी बहुत स्ट्रांग है, जिसका मैरीटाइम कंट्रोल है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, वो पावर बन सकता है। कैसे? कहते हैं दो तरीके से। जिस समय तो पीस टाइम है, जिस समय पीस टाइम है उस समय वो समुद्र को किसके लिए यूज करे, कॉमर्शियल यूज ड्यूरिंग पीस। और अगर हो गई लड़ाई तो फिर कंट्रोल, समुद्र को कंट्रोल करे, कंट्रोल इन वॉर। कहते हैं जिसकी नेवी पे कंट्रोल है वो वर्ल्ड पावर है। अब आप देखो, चाइना इंडिया को अभी लद्दाख में परेशान कर रहा है एंड यूएसए के, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना साउथ चाइना सी में भी परेशान हो रहा है और कर रहा है लोगों को। तो अभी आप अगेन आज से आपने मेरी क्लासेस जब सुननी है, अब क्योंकि आपका वो सरकारी टॉपिक हो गया इंस्टीट्यूशन वाला, आपसे आपने जो भी क्लासेस सुननी है साथ में एटलस खोल के बैठिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप देखेंगे, मैं भी कल से आपको यहाँ पे मैप्स खोल के दिखाऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि जो साउथ चाइना सी है उधर चाइना बहुत अच्छे से बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में इन्वॉल्व हुआ है डिस्प्यूट्स में। और उसके बाद इधर से जब हम आगे आते हैं, इंडियन ओशन की तरफ एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आता है मलक्का स्ट्रेट। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, लेट मी कॉल इट मलक्का, ठीक है। मलक्का स्ट्रेट जो है इधर चोक पॉइंट बन सकता है, चाइना के जितने भी यहाँ से शिप्स आए उन सबको रोका जा सकता है। इस एरिया में यूएसए ने अपने बहुत बड़े बड़े एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक पहुंचा दिए हैं, शिप्स पहुंचा दिए लड़ाकू। इसका मतलब क्या है, यूएसए किस चीज़ को यूज़ कर रहा है, इसी चीज़ को, कि कंट्रोल इन वॉर, इस एरिया को कंट्रोल करना है। और कमर्शियल यूज़ तो करते ही हैं चाइना यूएसए सारे, पूरी दुनिया में मलक्का स्ट्रेट से इतना ट्रेड पास होता है एनुअली जितना स्वेज कनाल पनामा कनाल से नहीं होता, उनसे 3-3 गुना 5-5 गुना ट्रेड पास होता है मलक्का स्ट्रेट से। स्ट्रेट क्या होता है, सॉरी बहुत बच्चों ने तो अभी कल ही तैयारी करनी शुरू की है, ठीक। तो स्ट्रेट होता है
अ नैरो वाटर बॉडी जॉइनिंग टू वाटर बॉडीज। मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा समुद्र है और ये एक बहुत बड़ा समुद्र है और इनके बीच में छोटा सा ये वाटर बॉडी। तो इससे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं उनके शिप्स यहाँ से जाएंगे, इधर चले जाएंगे। ये भी एक वाटर बॉडी 2 थी, ये वाटर बॉडी 1 थी। इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेट। ठीक। इसने एक और चीज भी कर दी, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसने ये जो लैंड बॉडी थी बहुत बड़ी और ये लैंड बॉडी, इनको सेपरेट भी कर दिया है ना। तो इट इज जॉइनिंग 2 वाटर बॉडीज एंड सेपरेटिंग 2 लैंड बॉडीज। ठीक बात। तो नाउ अब तो इस तरह से मलक्का स्ट्रेट जो है, ज्योग्राफी में करवाएंगे आपको डिटेल में। ठीक। तो अल्फ्रेड महान बोलते हैं कि जो सी कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। दूसरे हमारे जो बहुत बड़े ज्योग्राफी में थिंकर आते हैं वो आते हैं, इसको दूसरे रंग से लिखते हैं आपको याद रहेगा, वो आते हैं सर मैकिंडर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े, अकेला नाम ही लिख देते हैं उनका, MAC, मैक और टिंडर को मिला दो तो मैकिंडर। ठीक है, मैकडोनल्ड खाने वाले मैकिंडर। सर मैकिंडर क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि वाटर तो ठीक है, वो नहीं, हार्टलैंड की बात करते हैं ये, HEARTLAND। ठीक। हार्टलैंड को ये क्या बोलते हैं? पिवट एरिया, PIVOT। कहते हैं जो लैंड पे कंट्रोल बना के रखेगा वो पावर बनेगा। ये एग्जांपल देते हैं रशिया का, यूरेशिया का, कि देखो इतना जो लैंड पे पावर है, क्योंकि रशिया का लैंड पे कंट्रोल है इसलिए उसका यूरोप में भी वो सुपर पावर है। इसी तरह से और भी एग्जांपल देते हैं पुराने जर्मनी के, है ना, बिस्मार्क के जर्मनी के एंड सो ऑन, कि जिसका लैंड पे कंट्रोल है उसका फिर यूरोप पे कंट्रोल है। तो भाई दो लोगों के पर्सपेक्टिव है, एक को लग रहा है अगर पानी पे कंट्रोल है तो वह वर्ल्ड पावर हो, दूसरे को लग रहा है लैंड पे है तो वह वर्ल्ड पावर हो। हम दोनों की मान लेते हैं। हम दोनों के मानते हुए अब देखते हैं कि अगर अपने को चाइना के साथ में ढंग से अच्छे से स्टेबल तरीके से खड़े होना है तो अपने को अपने बॉर्डर्स भी स्ट्रांग करने हैं। दैट इज अपना हिमालय से लेके वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर, ऑल द वे फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश। एंड वी ऑल्सो हैव टू हैव स्ट्रांग नेवी। पर अब अगर हम वापस आए तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि जी हाँ, ज्योग्राफी किसी भी कंट्री की अफेक्ट करेगी कि उसका फॉरेन पॉलिसी कैसी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ज्योग्राफी। दूसरा फैक्टर जो हमारे पास आता है वो आता है, अच्छा तीसरी एक और चीज़ ज्योग्राफी में ऐड कर दें तो आपको साइज क्लियर हो गया, लोकेशन क्लियर हो गई। एक थर्ड फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या रहेंगे? बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर कोई कंट्री के में बहुत, जैसे लेट्स से एक गल्फ कंट्रीज का साइज भी छोटा है, लोकेशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, बट बिकॉज दे हैव ऑयल सो दे हैव गुड नेचुरल रिसोर्सेज, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट तरीके की है। ऑन द अदर हैंड लेट्स टेक रशिया, उसके पास में भी बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसकी फॉरेन पॉलिसी अलग किस्म की है। इंडिया विच इज़ डिपेंडेंट ऑन मिडल ईस्ट फॉर इट्स ऑयल इंपोर्ट्स, उसकी फॉरेन पॉलिसी उस हिसाब से अफेक्ट होएगी। तो पॉइंट इज दैट अगर आपको आता है डिटर्मिनेंट्स में तो आप ज्योग्राफी लिख के बस बात खत्म मत करना, 2 बुलेट पॉइंट्स और बना देना ज्योग्राफी के अंडर, साइज, लोकेशन एंड रिसोर्सेज। लोकेशन के अंदर आप ये 2 नाम लिख देना और रिसोर्सेज में आप नेचुरल और ह्यूमन दोनों रिसोर्सेज लिख देना। आपको नोट्स पे तो मिलेगा लेकिन समझ आना भी ज़रूरी है ना। ठीक है, क्लियर। अब हम वापस चलते हैं। दूसरा हमारा फैक्टर है कल्चर एंड हिस्ट्री। अब ग्लोबलाइजेशन की बातें की जाती हैं आजकल और बातें की जाती हैं WTO की और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की, लेकिन इंडिया की अदरवाइज कल्चरल हिस्ट्री क्या रही है? हम तो मानते हैं किस चीज़ में है? वी बिलीव इन वासु। इसके भी अगेन स्पेलिंग से इतना वो नहीं होना, भावुक नहीं होना, भाव समझ देना है। वासुदेव कुटुंबकम। क्या? एंटायर वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली। हमारी ये कल्चर रहा है। हम ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन में मानते हैं, माइन एंड दाइन में, ये मेरा ये तेरा, इसमें नहीं मान के वसुदेव कुटुंबकम। उसके बाद में पहली चीज़। दूसरी चीज़
हम किस चीज़ में मानते हैं? अतिथि देवो भव, ठीक है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी रिसेप्टिव होती है, फ्रेंडली है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। जैसे पुराने टाइम्स के जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी ऑपोजिट हो गई। उनकी क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी है कि ये हम हैं, वो अलग लोग हैं। इंडिया का क्या है? द एंटायर वर्ल्ड इज़ वन बिग फैमिली। देन उसके बाद में बड़ी डायलॉग सेंट्रिक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। जैसे एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, कल्चर और हिस्ट्री कैसे अफेक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को। अभी फिलोसफिकल लेवल पे बोल रहा हूँ। जैसे हमारे एक गौतम बुद्धा जी ने एक आइडिया दिया जिसको हम बोलते हैं मिडल पाथ, ठीक, कि एक्सट्रीम किसी भी चीज़ की आपको नहीं करनी है, एक मिडिल पाथ फॉलो करना है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जिस समय पूरी दुनिया डिवाइड होगी दो ब्लॉक्स में, एक बोलते हैं कि सब कुछ प्राइवेटाइज्ड होना चाहिए कैपिटलिस्ट सिस्टम में, जिसको डिटेल में करेंगे, और एक दूसरा ब्लॉक बन गया जो बोलता है ना सब कुछ पब्लिक होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए, सोशलिस्ट मॉडल। रशिया और इंग्लैंड की लड़ाई की, रशिया और यूएसए की लड़ाई में व्हेन द एंटायर वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इन टू ब्लॉक्स एंड देयर वाज दिस क्लियर कट क्लीवेज अमंग द वर्ल्ड पावर्स, इंडिया केम अप विद द मिडिल पाथ, नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैम। तो ये इसका जेनेसिस भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इंडिया के कल्चर में है, इंडिया की हिस्ट्री में है। तो ये तो हो गया फिलोसफिकल लेवल पे। अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे बात करें तो जी बिल्कुल सही बात है। अगर नेपाल के साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देख लो तो बिकॉज यू हैव कल्चरल टाइज विद देम, बिकॉज यू हैव हिस्टोरिकल टाइज विद देम, सो दैट कंटिन्यूज टू शेप इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सेम इज ट्रू अबाउट जापान। रशिया इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। रशिया में पुराने टाइमों से आपको करवाएंगे, निकिता के नाम से ट्रैवलर्स आए हैं। रशिया में इंडिया के कल्चर को लेके थोड़ी फैसिनेशन रहती है, और इंडिया में भी रशिया को लेके थोड़ी फैसिनेशन रहती है, रशियंस को लेके। तो इस तरह से कल्चरल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स गारंटीड अफेक्ट करते हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट पावर यूज़ करना। जैसे यूरोप में ये माना जाता है कि, अमेरिका में कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि 2 countries हैविंग मैकडोनल्ड्स आउटलेट इन एवरी कॉर्नर आर लेस लाइकली टू गो टू वॉर। अगर एक कंट्री ऐसी है जो पूरा लिबरलाइज कर गई है, डेमोक्रेसी में मानती है और अमेरिकन वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करती है, और अगर आप उस कंट्री में चले जाओ, मान लीजिए साउथ कोरिया, और आप देखेंगे कि हर 1-2 किलोमीटर के ऊपर एक मैकडोनल्ड्स खुला हुआ है। अमेरिकन्स मानते हैं कि कुछ स्कॉलर्स कि अब वो कंट्री अमेरिका से वॉर नहीं करेगी क्योंकि उसको आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं रहेंगे, कल्चरल टाइज उसके बेटर डेवलप हो जाएंगे, ऐसा अमेरिकन्स का मानना है। हम बोलेंगे तुम भी शंभू ढाबा खोल लो भाई जगह जगह, फिर तुम भी हमसे लड़ाई नहीं करोगे। बट खैर, नाउ नेक्स्ट हमारे पास कल्चरल एंड हिस्टोरिक के बाद आता है पॉलिटिकल सिस्टम। आपकी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कितना स्टेबल है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिल्कुल फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, अगर आपकी कंट्री में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो क्या होगा? अब जो भी कंट्री में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी वो कंट्री की फॉरेन पॉलिसी डेलिब्रेशंस के थ्रू जाएगी। जैसे हमने इंडिया के केस में देखा कि ऐसा नहीं है कि एक सिंगल राजा एग्जिस्ट करता है या सिंगल डिक्टेटर एग्जिस्ट करता है और वो अपने हिसाब से फॉरेन पॉलिसी बना रहा है। वंस यू हैव पार्लियामेंट, आपकी आंसरेबिलिटी भी होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हालांकि चलो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई तो नेहरू जी को अपने फॉरेन मिनिस्टर को हटाना पड़ गया, ठीक, पार्लियामेंट्री डिस्कशन की वजह से, कि वहाँ पे बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई एक बार, और लेकिन पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुई तो एक बार नेहरू जी के टाइम पे इंडिया का डिफेंस बजट कम कर दिया गया और किसी ने डिस्कशन ही नहीं की और कोई किसी को बुरा भी नहीं लगा। फिर राजीव गांधी जी के टाइम पे पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई डिफेंस बजट को लेके ही कि आप डिफेंस बजट इतना क्यों बढ़ा रहे हो। तो राजीव गांधी जी ने बोला कि जो बंदा डिफेंस बजट के ऊपर आर्ग्यू कर रहा है, जिसको डिफेंस बजट बढ़ने से प्रॉब्लम है, वो एंटी नेशनल है। सो ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, जिस तरह आजकल लोगों को प्रॉब्लम है उसी तरह ये कल भी ये इशू था। सरकारें कई बार ऐसा करती हैं, राजीव गांधी जी ने भी किया है, आजकल की सरकारें भी ऐसा कर देती हैं कि जस्ट बिकॉज यू आर क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट दैट डज नॉट मेक यू एंटी नेशनल, जस्ट बिकॉज यू आर आस्किंग इन अ पार्लियामेंट कि ये हम डिफेंस बजट क्यों बढ़ा रहे हैं, आप एंटी नेशनल नहीं हो जाते। तो
ये हुआ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, बट अदरवाइज डिस्पाइट दिस एटलीस्ट डिस्कशन तो होती है। जब डिस्कशन होती है तो डेलिब्रेशन के थ्रू वेल कंटेम्पलेटेड फॉरेन पॉलिसीज डेवलप होती हैं। ऑन दी अदर हैंड एक कंट्री की पॉलिसी उस हिसाब से बनेगी, बोर्ड्स बनेंगे, जैसे हमने देखा था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, थिंक टैंक्स बनेंगे, और उस तरह से वो सब चीज़ें अफेक्ट करेंगी। ऑन दी अदर हैंड एक दूसरी कंट्री है जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान का एग्जांपल हम देते हैं। अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने हैंड ओवर कर दिया दूसरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को चार्ज। अदरवाइज पाकिस्तान में क्या हो रहा था कि या तो कू हो जाता था, जो आर्मी वाले हैं वो तख्ता पलट करके खुद ऊपर बैठ जाते थे, या फिर डेथ हो जाती थी प्राइम मिनिस्टर की फॉर वन रीज़न और अनदर। तो इन सब चक्कर से हमने क्या डिसाइड किया कि स्टेबिलिटी अगर होगी पॉलिटिकल सिस्टम में तो वो भी एक डिटर्मिनेंट है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। अब एक डिक्टेटर की फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से होगी, एक आर्मी चीफ की फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से होगी, एक डेमोक्रेसी की फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से होगी। सो अगेन थर्ड सिस्टम दैट वी हैव सीन इज द कल्चरल पॉलिटिकल सिस्टम। फोर्थ इज लीडरशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी। हमारी कंट्री में हर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कोई लेगेसी छोड़ी है फॉरेन पॉलिसी की। जैसे अगर हम अभी से पीछे जाएं, मोदी जी की एक फॉरेन पॉलिसी है जिसको हम क्या बोलते हैं, हग डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, कि जब फिर डाल दी, ठीक है, माय फ्रेंड ओबामा, माय फ्रेंड बराक, ऐसे ऐसे करते करते सब लोगों के साथ में इंटीमेट से रिलेशन बना रहे हैं। स्पीच सेंट्रिक है, बहुत ज़्यादा भाषण देते हैं, एंगेजमेंट करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ पोस्चर है, कुछ सब्सटेंस तो रहा ही नहीं फॉरेन पॉलिसी में। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत इंटेंसिफाई कर दिया, अच्छी कर दी फॉरेन पॉलिसी। तो वी विल राइट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, पर अपने को ये पता लगे कि मोदी जी की एक अपना स्टाइल है। इससे पहले थे मनमोहन सिंह जी, लीडरशिप। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी में एसेंशियली उनकी फॉरेन पॉलिसी में एसेंशियली इकोनॉमिक व्यू पॉइंट रहता था। उनको लगता था कि अगर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो जाए, अगर इंडिया को लेट्स से चाइना की और चाइना को इंडिया की ज़रूरत है, सांसों को ज़रूरत है, जैसे वैसे ज़रूरत है एक दूसरे को, इनको इससे लेट्स से इनको इससे प्रोडक्ट्स चाहिए, इनको इससे सर्विसेज चाहिए, इनको इससे इन्वेस्टमेंट चाहिए, इनको इससे प्रोजेक्ट्स चाहिए, और इस तरह से जब आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस होती है या इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे होते हैं तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी बेटर होती है। तो इस तरह से मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी है। उससे पहले हमारे पास में वाजपेयी जी थे, उनकी एक अपनी फॉरेन पॉलिसी थी जहाँ पे इंडिया थोड़ा सा यूएसए के साथ में बेटर होता नज़र आया। वहीं से स्टार्ट हुआ यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन बनाने। उनके टाइम पे यशवंत सिन्हा जी की और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएसए की सबसे जसवंत सिंह की, आई बेग योर पार्डन, जसवंत सिंह की और उनके फॉरेन मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई, बहुत ज़्यादा मीट्स हुई। टू कंट्रीज गॉट टू नो ईच अदर रियली वेल। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दे गॉट टू नो ईच अदर रियली वेल, और उससे फिर इंडिया को काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे फ़ायदा हुआ। उससे पहले गुजराल जी थे, इंपॉर्टेंट अगर हम प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें। गुजराल जी का ये मानना था कि अगर आपके पड़ोसी देश एक स्टेप चलते हैं तो आप एक माइल चलिए। मतलब कि अगर नेपाल इंडिया को थोड़ा सा फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है, इंडिया ज़्यादा हाथ बढ़ाए, बिकॉज इंडिया बहुत बड़ा नेशन है। बहुत बड़े नेशन में क्या होता है कि जो आपके छोटे छोटे नेबर्स होते हैं वो थोड़ा घबरा के रहते हैं, तो आपको उनको बेटर फील कराना है कि हम हैं तुम्हारे एल्डर ब्रदर एंड नॉट बिग ब्रदर। ठीक, तो इस तरह से गुजराल जी की थी। सिमिलरली हम पीछे जाते जाए, राजीव जी की अपनी पॉलिसी, नरसिम्हा राव जी वेरी वेरी कैपेबल प्राइम मिनिस्टर, वेरी बहुत सारी चीज़ें हुई उनके टाइम पे। फिर इंदिरा जी, फिर उनसे पहले शास्त्री जी या नेहरू जी। तो हर लीडर की एक अपनी फॉरेन पॉलिसी रही है। तो लीडरशिप कैसी है, कितनी स्टेबल है, और उस लीडरशिप के पास पार्लियामेंट में कितना बहुमत है, इससे भी मैटर करेगा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है। देन कम्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। अगर मान लीजिए आप हो ताइवान और आपके सामने है कंट्री चाइना, अब आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी कि चलो हम ढूंढते हैं एक चाइना से भी बड़ा और स्ट्रॉन्गर नेशन जिसका नाम है यूएसए, और इसके साथ में बनाते हैं टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकि ये हम पे अटैक करे तो ये इन पे अटैक करे।
ऐसी फॉरेन पॉलिसी होगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप यूएस से हो तो आपको इस तरह नहीं करना पड़ेगा, फिर आपकी अलग टाइप की फॉरेन पॉलिसी होगी। सिमिलरली इंडिया, तो आपकी कंट्री की आज की डेट में अगर देखा जाए तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, साइबर, आईटी, स्पेस, ये वाली प्रोवेस स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है, ये बहुत डिसाइड करता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी रहेगी। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अभी भी, और अगर हम वेपन्स की बात करें, वेपन्स की, जैसे आज ही इंडिया में 5 राफेल आ रहे हैं फ्रांस से, ठीक है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। अगर हम वेपन्स की बात करें तो न्यूक्लियर बॉम्ब है मान लो किसी भी कंट्री के पास, तो उन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, फिर दूसरा बना लिया, ठीक, ये तो ठीक है, लेकिन वो स्टॉक पाइल क्यों इकट्ठा करते जा रहे हैं। या इंडिया की अगर हम बात करें, आपकी अग्नि, पृथ्वी जैसे करके आपकी जो मिसाइल्स हैं, आप उनको और नेक्स्ट वर्जन क्यों बना रहे हो? बिकॉज ऐसा वन ऑफ द रीजंस, अब मैं पॉलिटिकल थ्योरीज में नहीं जाना चाहता, पॉलिटिकल साइंस के, बट द पॉइंट इज कि एक बैलेंस ऑफ डिटरेंस क्रिएट होगा। दूसरी कंट्री को अगर ये आपने एक्चुअल में नहीं लड़ना, पर दूसरी कंट्री को अगर ये लग रहा है कि अगर इनके साथ में लड़ेंगे तो बहुत सर्वविनाश होगा, तो वो कंट्री आपके साथ नहीं लड़ेगी, वो भी ऐसा ही करेगी। तो बॉम्ब्स दुनिया में पीस बना के रखते हैं, क्योंकि 2 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसलिए वो दोनों कभी न्यूक्लियर बॉम्ब चाहे यूज़ ना करें, पर दोनों कभी एक दूसरे से कन्वेंशनल वॉर भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि क्या पता ये वॉर फैल जाए और न्यूक्लियर वॉर हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, बॉम्ब्स की वजह से कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इससे पीस आ गया दुनिया में। अब दुनिया नॉर्मल वॉर भी नहीं कर रही है, जो कि अच्छी बात है। यूरोप की हिस्ट्री देख लो, अभी पिछले जो 50, 70, 80 साल हुए हैं, ये कितने टाइम बाद यूरोप की हिस्ट्री में पीसफुल 70 साल हुए हैं। नहीं तो यूरोप लड़ी जा रहा था। न्यूक्लियर बॉम्ब आने के बाद में यूरोप ने लड़ना थोड़ा बंद किया है। देन कम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, एक बॉडी है, लेट्स से आसियान, लेट्स से क्या है, ये हम करेंगे इसको। अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इस तरह से कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, इंडोनेशिया। अब मान लो क्या, अगेन ये कंट्रीज का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स बनाने का ये था कि इनके एरिया में चाइना बहुत डोमिनेंट हो रहा है, लेकिन चाइना के पास आज बहुत पैसे हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो लाओस, कंबोडिया, इनको अपनी तरफ खरीद सकता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी चाइना को काउंटर करने के लिए, उसको वीकन कर सकता है। सिमिलरली यूएसए वगैरह को अगर आप देखोगे, तो हम कंट्रीज को 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें, एक है डेवलप्ड और एक है डेवलपिंग। बाकी ये तो है ही आपकी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ये सब। तो ये कंट्रीज यूजुअली एक डिप्लोमेसी करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रूम डिप्लोमेसी, या फिर सामने नहीं पीछे। उसमें ये क्या कर रहे हैं, जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको कुछ डोनेशन ऑफर कर दी, डोनेशन, उनको कुछ पैकेजेस दे दिए, उनको कोई लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी बिलियंस ऑफ डॉलर की। जैसे इंडिया म्यांमार को दे के हटा, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $2 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट। अफगानिस्तान में इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है आपकी, टू स्टार्ट विद, अगर आप देखो इंडिया की अगर हम बात करें, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो खाने के लिए नहीं है, फूड सिक्योरिटी तक नहीं थी। आज भी आपके पास बहुत लोग बिना फूड के सोते हैं रात को, पर रीज़न इज़ नॉट कि आपके पास फूड अवेलेबल नहीं है। अब तो एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी की, अवेलेबिलिटी इज़ नॉट द प्रॉब्लम। सो उस सेंस में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी देश की कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही। आप देखिए, अगर आज एक चीज़ हो जाए, यूएसए और चाइना इनकी वॉर हो जाए, तो डोंट यू थिंक कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को स्विच करना पड़ेगा, कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक, जैसे इसमें मैं आपको चलो आज एक चीज़ बताता हूँ, हम बाद में करेंगे वैसे इसको।
थ्यूसिडाइडस ट्रैप, ये हम बाद में करेंगे। वैसे ये क्या बोलते हैं, आज से 2-2,500 साल पहले एक ग्रीक स्कॉलर हैं बहुत बड़े, वो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि दुनिया में 2 टाइप की पावर्स रहेंगी। एक रहेगी आपके पास में एग्जिस्टिंग पावर, स्टेटस कोइस्ट पावर, जो अभी पावर है, और एक होगी आपके पास इमर्जिंग पावर, रिविजनिस्ट स्टेट, ठीक है, इमर्जिंग पावर। ये यूएसए मान लीजिए आप आज की डेट में, और ये हो गया चाइना। ये क्या चाहेगी ये पावर, कि जो जैसा है वैसा रहे, स्टेटस को जिसको हम बोलते हैं, स्टेटस को मतलब जो जैसा है वैसा रहे। ये चाहेंगे कि जो आज स्थिति है ये चेंज हो जाए, हम बन जाए मेन पावर, और ये इनका हम स्टेटस हम रख लें। तो इस तरह से कि ये इनएविटेबल वर्ल्ड में ये एक प्रोसेस रहेगा, एक ट्रैप रहेगा। एक रिविजनिस्ट पावर आएगी, एक राइज करेगी पावर, एक पावर होगी, दूसरी राइज करेगी, और इस तरह से चलता रहेगा। इस समय में बहुत सारी कुछ वो होंगे स्टेट्स, जैसे कि इंडिया, जो मान लीजिए ना इधर है ना इधर है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, स्विंग स्टेट्स। ये शिफ्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन किसका पलड़ा भारी है। तो यस, इंटरनेशनली क्या सिचुएशन चल रही है उस पर भी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है। अगर वर्ल्ड में कोल्ड वॉर ना ही हो रही होती, मान लीजिए देयर वाज नो यूएसए स्पॉन्सर्ड नेटो ब्लॉक, और ना ही दुनिया में यूएसएसआर रशिया और का कम्युनिस्ट ब्लॉक, अगर ये होता ही ना इन फर्स्ट प्लेस, तो इंडिया की, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नैम नाम की कोई चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़ती, इन्वेंशन ही ना करनी पड़ती इस चीज़ की, बिकॉज दुनिया में क्या सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से आपकी फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट होती है। जैसे इसका एक रीसेंट एग्जांपल, अब पूरी दुनिया ऑपरेट करती है एक आइडिया पे जिसको हम बोल रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को आगे फर्दर अच्छे से लेके जाने के लिए हमने एक बॉडी बना दी, WTO। WTO बोलता है कि एक कंट्री 1, एक कंट्री 2, यहाँ से इधर और इधर से इधर, कोई भी एक कंट्री लगा लो आप, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इन सब में क्या होना चाहिए कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होना चाहिए, सर्विसेज होना चाहिए, एंड इवन पीपल होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है। यू मे सी वर्ल्ड डिफरेंटली। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो है, ये अफेक्ट करता है आपकी फॉरेन पॉलिसी को। और फिर लास्ट आता है आपके पास में एक, मतलब ऐसे कोई एंड नहीं है, एक और जो पेपर में आपको अगर सवाल आएगा, अगर आप ये 8 पॉइंट लिख के एक एक लाइन लिखाओगे सबके लिए, मोर देन सफिशिएंट मार्क्स आएंगे आपके। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कैसे आपको अफेक्ट करती है? सिंपल, आपको पता है कि चुनाव आ रहे हैं, ठीक, तो आप पाकिस्तान के खिलाफ थोड़े से नारे लगाओगे। आपको पता है कि चुनाव अभी दूर हैं, अब आप पाकिस्तान के साथ थोड़ी डिफरेंट सी पॉलिसी अप्रोच फॉलो करोगे। एंड सेम इज़ ट्रू इन पाकिस्तान, सेम इज़ ट्रू इन एवरी अदर कंट्री। लेकिन मैं इसका थोड़ा बेटर एग्जांपल देता हूँ आपको सीरियस नोट पे। इंडिया और एक नेशन है इजराइल। इजराइल के साथ इंडिया के रिलेशन काफ़ी सालों पहले बहुत अच्छे हो जाते, लेकिन इंडिया के रिलेशन इजराइल के साथ में अच्छे किए 90s में, जिसको बोलते हैं ना कि पहली बार एम्बेसी भी ढंग से खोली PV नरसिम्हा राव जी ने। उससे पहले 50s, 60s, 70s, 80s इंडिया के इजराइल के साथ में कोई रिलेशन अच्छे नहीं है। इंडिया का ज़्यादा टिल्ट किसकी तरफ है? फ़लस्तीन की तरफ, ठीक। उसका रीज़न क्या है? पैलेस्टाइन जिसको बोलते हैं। क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक सेंटिमेंट ये मानता था, कांग्रेस की सरकार थी, कि इजराइल जो है ये एक ज्यू नेशन है, और यहाँ पे जो ज्यूज़ हैं और जो मुस्लिम्स हैं, दे आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली। ऐसा भी हो सकता है कि एक ज्यू हो और एक मुस्लिम हो, उनकी नहीं बन रही बिकॉज कोई डिस्प्यूट है नॉन रिलीजियस। यहाँ पे इनके डिस्प्यूट में एसेंशियली रिलीजन इज़ द फैक्टर। इंडिया में आपके पास में जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी जो है रिलीजन के बेस पे वो मुस्लिम्स है, तो उनके सेंटिमेंट्स का भी ख्याल रखते थे
तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा पैलेस्टीनियन टिल्ट था। इट वॉज ओनली चेंज्ड फॉर बेटर होपफुली आई थिंक इन नरसिम्हा राव रिजीम, जब उन्होंने एम्बेसी खोली, उससे पहले कॉन्सुलेट सा खोला हुआ था। और फिर धीरे धीरे आज इज़राइल वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन टू योर कंट्री। इज़राइल मतलब लार्जेस्ट इन द सेंस, नॉट द लार्जेस्ट, आई सेड वन ऑफ द लार्जेस्ट, कि कुछ अच्छी खासी इनके साथ में हमारी वो हो रही है, मिलिट्री इंगेजमेंट है। बराक 8 के नाम से एक मिसाइल देते हैं हमें। फिर उसके बाद में इनके साथ में हमारी एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन है। इज़राइल में पानी की कमी है, तो पानी की कमी के बाद भी इन्होंने जो एग्रीकल्चर अच्छा किया हुआ है, उनके साथ में कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट्स लगा के, हरियाणा में करनाल एक जगह है उसके पास जॉइंट प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। देन उसके बाद में इनके साथ में हमारी दिस थिंग वाटर हार्वेस्टिंग को लेके बहुत सारे जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं, आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी को लेकर हैं, एंड सो ऑन। इज़राइल में दुनिया के पर स्क्वायर मीटर सबसे ज़्यादा PhDs रहते हैं, तो इनके साथ में हमारी नॉलेज ट्रांसफ़र प्रोग्राम भी है। तो इस तरह से अगर आप देखो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो थी वो हमारी थोड़ी सी टिल्टेड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ थी, लेकिन धीरे धीरे जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कांग्रेस वीक होती गई और दूसरी पार्टीज आती गई, तो हम इज़राइल के साथ अच्छे रिलेशन बनने लग गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है ना, अगर मैं आपको ये टॉपिक ना भी पढ़ाता, जब मैं आपको अगले 16 लेक्चर्स करवाऊंगा तो आपको वैसे ही समझ आ जाना था। पर मेरे को है कि अगर स्पेसिफिकली एज इट इज़ ही क्वेश्चन आ गया, डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो आपको आंसर तैयार हो। ठीक, अब इसके बाद हमारा इसी से रिलेटेड एक लास्ट बिल्कुल 5 मिनट का छोटा सा टॉपिक है, कोर इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, उसको करते हैं। उसके बाद में फिर हम मूव करेंगे अब रिलेशंस के ऊपर इंडिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी के बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं 2-2 मिनट के। एक आता है कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी और दूसरा सर्टेन फीचर्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो कोर ऑब्जेक्टिव को जो हम करेंगे वो हम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे। इंडिया के एक पुराने एम्बेसडर हैं आर्मेनिया के, उनका ही खुद के ही नोट्स काफ़ी अच्छे उन्होंने यहाँ पे कुछ गेस्ट लेक्चर्स दिए हैं, वहाँ से करेंगे सफिशेंट है। तो मैं ना बिफोर डूइंग कोर ऑब्जेक्टिव्स मैं आपसे ना एक चीज़ अदरवाइज डिस्कस करना चाहता हूँ, ये आपको ओवरऑल एग्ज़ाम लिखने में बहुत मदद करेगा। वो क्या है, मुझे आप एक बात बताइए, ये देखिए बिहार, यूपी, हरियाणा और भोपाल, इनमें से कोई आपको ऑड लग रहा है? जी हाँ, ये आपको ऑड लगेगा, रीज़न बीइंग कि ये 3 स्टेट्स हैं और ये सिटी है। ठीक है, कॉमन सेंस बात बन रही है। इसी तरह से जब हम अपने आंसर्स लिखते हैं ना, तो अपने को बहुत ध्यान रखना है कि हम किस समय मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, किस समय माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है मेरा कि अगर हम जब कोई पॉइंट्स लिख रहे हैं, मान लीजिए आपको यही सवाल आ गया कि डिस्कस द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अब कोर ऑब्जेक्टिव्स में ना आपने एक तो लिख दिया कि सेविंग नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा आपने ऑब्जेक्टिव लिख दिया लेट्स से हैविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ भी ऐसा कि, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी बेटर एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरा आपने एग्जांपल लिख दिया हैविंग लार्जर वॉइस एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशन में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे इंडिया का एक रुतबा बढ़े। तीसरा आपने पता क्या एग्जांपल लिख दिया, लेट्स टेक कोई माइक्रो सा इशू आपने लिख दिया, कोई भी चल रहा हो, जैसे कि सोलर पैनल से रिलेटेड इंडिया का कोई इशू चल रहा है, आपने वो लिख दिया। या फिर आपने चौथा इशू लिख दिया यहाँ पे कि एक इंडिया का है नेशनल इंटरेस्ट को सेव करना, दूसरा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे काम करना, चौथा आपने लिख दिया फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कश्मीर डिस्प्यूट सॉल्व करना। अब ये जो है ना, अगर आप नेशनल इंटरेस्ट लिख रहे हो, पॉइंट्स लिखो, उसके बाद कोई सब पॉइंट है और उसके बाद में कोई सब पॉइंट है, इस चीज़ की क्लैरिटी होना आपको बहुत ज़रूरी है, जिसको अभिषेक सर इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है आपको कि कौन सा मैक्रो पॉइंट है, कौन सा माइक्रो पॉइंट है, कौन सा माइक्रो पॉइंट है। जब एग्जामिनर उसको पढ़ता है ना, तो फिर उसको ऐसा नहीं लगता कि यार ये तो इसी के बीच में आ जाता, या ये पॉइंट तो आपने ज़बरदस्ती का लिख दिया, या एकदम से स्विचिंग हो रही है पॉइंट्स की 2 और 4। आपको बहुत बड़े ध्यान से लिखना है कि हाँ ये बनता है मेरा पॉइंट 1, ये इसके अंदर ये 2 चीज़ें आ गई, 3
फिर आ गया मेरा पॉइंट 2, उसके अंदर 2 चीज़ें आ गई, एंड देन सो ऑन। ऐसे नहीं कि एक आपने पॉइंट 1 लिख दिया, एक सब पॉइंट को ही आपने पॉइंट बना दिया। इस तरह से स्कूल लेवल टाइप आंसर्स नहीं लिखने, अच्छे आंसर्स लिखने हैं। और जो इंग्लिश मीडियम में लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं उनके आंसर्स का एक हमेशा बच्चों को ये डाउट रहता है कि हमारे जो आंसर्स हैं उसकी लैंग्वेज कैसी रहे, व्हाट काइंड ऑफ लेवल राइटिंग स्टाइल शुड बी देयर, शुड वी राइट टू कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश, शुड वी राइट टू सिंपल लैंग्वेज, व्हाट वेयर शुड वी ऑपरेट। द वेरी easy parameter to check your writing style is, as far as your GS is concerned, if you are writing in a language that is being written in न्यूज़पेपर्स, आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, साल बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये जो मैंने लिखा है न्यूज़पेपर्स में इन्हीं वर्ड्स को लेके इसी तरह से एक्सप्रेशन लिखा जाता है, तो यू आर ऑपरेटिंग ऑन अ रीजनेबली गुड लेवल। एज फार एज योर ऑप्शनल इज कंसर्न्ड, आई एम श्योर कि अगर आप ऑप्शनल ले रहे हो कोई भी सोशल साइंसेस का, तो जो भी आपके ऑप्शनल के इग्नू के नोट्स होते हैं जिस लैंग्वेज में उसमें लिखा गया है, अगर आप उतनी लैंग्वेज में लिख दोगे यू शुड बी फाइन। ठीक, चलो हैविंग सेड दैट, अब हमारा टॉपिक आता है हमारी फॉरेन पॉलिसी के कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये इस वजह से ही मैंने आपको ये इशू समझाया है कि टॉपिक और सब टॉपिक वाला। ऑब्जेक्टिव में ना बच्चे कुछ भी एकदम से, एक तो ये नेशनल इंटरेस्ट एक बहुत भारी भरकम बात कर देंगे, एक एकदम से छोटी सी बात कर देंगे, इसलिए नहीं। तो कोर ऑब्जेक्टिव्स को हम 4 पार्ट्स में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिवाइड करती है। वो क्या बोलती हैं, सबसे पहला जो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है वो है नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। नेशनल इंटरेस्ट मैं आपको बता चुका हूं कल क्या होता है। अब वो बोलते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है, इंडिया को ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट से बचाना। अब ट्रेडिशनल थ्रेट क्या है इंडिया को, सिंपल, जो अभी लद्दाख में चल रहा है। ऐसे ही आज से 70 साल पहले अक्साई चीन में आए थे चाइनीज़, वैसे ही आज फिर आ गए। ट्रेडिशनल थ्रेट का मतलब है आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे किसी ने टारगेट किया है, आपका लैंड ग्रैब करना चाहते हैं। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट क्या है, आजकल जैसे साइबर वर्ल्ड में बहुत सारे थ्रेट्स आते हैं, तो इसमें क्या है कि द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू सेव इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, काउंटरिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, अपेरेंटली वहाँ से भी टेररिस्ट इंडिया में एंटर करते हैं, और जो हमारे ये पंजाब और हिमाचल वाली साइड से तो JNK से तो प्रॉब्लम है ही। एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक, ये एक प्रॉब्लम है। फूड सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज नेशनल इंटरेस्ट। व्हाट इज दिस सेकंड ऑब्जेक्टिव? सेकंड ऑब्जेक्टिव आप सिर्फ कॉमन सेंस पे लगाओ, पहले हम इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, फिर वो कुछ कमाने जाता है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू हैव सच एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये मैं आपको दूंगा नोट्स में, डोंट वरी, अगर आपको थोड़ा छोटा भी दिख रहा होगा टेंशन नहीं लेनी। टू हैव सच इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जिससे इंडिया की डोमेस्टिक ग्रोथ बेटर हो। IMF जो हो गया, या फिर जो भी और कंट्रीज़ भी हैं, जापान से लेकर और रशिया तक, इस तरह के उनसे रिलेशन हो ताकि हमारे डोमेस्टिक ग्रोथ बढ़े। फॉरेन पार्टनरशिप्स हो, हमारी फॉरेन पार्टनर्स हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, न्यू टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फ्रॉम Israel, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम USA, फ्रॉम जापान, दे शुड कम टू इंडिया सो दैट आर एग्रीकल्चर फ्लरिशेस। साइंटिफिक लाइन्स में हमारा एग्रीकल्चर हो, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बढ़े। जैसे मैंने पहले भी बोला कि जैसे आज आपके पास में जहाज़ आ रहे हैं फ्रांस से, तो इस तरह की चीज़ें हों। सेकेंड आपका टारगेट है ये। तो फर्स्ट टारगेट नेशनल इंटरेस्ट, सेकेंड इज देन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, टू क्रिएट एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर इंडियाज ग्रोथ। उससे क्या होगा, आपके जो प्रोग्राम्स हैं, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम, मेक इन इंडिया, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, स्मार्ट सिटीज़, आई बेग योर पार्डन, नॉट स्मार्ट इन इंडिया, ठीक, इस तरह के प्रोग्राम्स बेटर होंगे, अच्छे से आप काम कर पाएंगे। ठीक, थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है पिछले 70 साल से, इसको आप अगेन मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, शायद आपको दिख ना रहा हो तो या एनीवेज,
पिछले 70 साल से, कोई बात नहीं मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, आप सुन लीजिए, एक ही बात है। पिछले 70 साल से इंडिया को शुरू में कैसे देखा गया, एक गरीब डेवलपिंग नेशन है ना, धीरे धीरे लीस्ट डेवलप से थोड़ा डेवलपिंग हुआ, बट अब इंक्रीजिंगली इंडिया का स्टैचर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे रिस्पेक्टेबल हो रहा है। इंडिया को अभी 8th टाइम यूनाइटेड नेशन में नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया विद सच एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। तो जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है इंडिया का वो क्या है कि ग्लोबल फोरम्स में इंडिया की वॉइस रिस्पेक्ट की जाए, इंडिया की वॉइस असेंशियल बने वहाँ पे, सो मच सो दैट इंडिया इज एबल टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड फॉर क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। इस तरह से सब कंट्रीज़ को हम इन्फ्लुएंस कर सकें ताकि एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो, जहाँ पे किन चीज़ों के ऊपर इंडिया के व्यू पॉइंट्स की रिस्पेक्ट की जाए कि टेररिज्म को कैसे काउंटर करना है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज़, डिसआर्मामेंट, सब लोग जैसे कंट्रीज इतने इतने हथियार बनाई जा रही हैं, इंडिया की क्या पॉलिसी है, अदरवाइज इंडिया सपोर्ट्स कंप्लीट डिसआर्मामेंट। इंडिया बोलता है कि सारी कंट्रीज अपने न्यूक्लियर वेपन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दो, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक, कंप्लीट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हों वो हों। मतलब क्या होता है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिसेस का, कि पूरी दुनिया में जो कायदे कानून बनाए जाएं ट्रेड करने के लिए वो ऐसे ना हो जिससे इंडिया जैसे बाकी डेवलपिंग नेशंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव इज ऑन द ग्लोबल स्केल। फोर्थ ऑब्जेक्टिव हैज़ दिस सोशल साइड टू इट। वो क्या है, हिंदुस्तान के 30 मिलियन हमारे भारतीय विदेशों में काम करते हैं, उनकी हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो डायस्पोरा को इंक्लूड करके चले। हाँ, इंडिया पिछले कितने सालों से दुनिया में सबसे बड़ा रेमिटेंस का रिसीवर रहा है। फॉरेन से जो हमारे लोग हैं भारतीय, वो पैसे भेजते हैं ना अपने घरों पे यहाँ पे, वो तो सिर्फ एक चीज़ है, बात सिर्फ इकोनॉमिक नहीं होती, इंडिया का नाम भी तो ऊंचा कर रहे हैं वो, वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं। तो बोलते हैं कि जो 30 मिलियन इंडिया के लोग बाहर रह रहे हैं उनका इंटरेस्ट सेव किया जाए, उनको वहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट की जाए, ये फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। सो मच सो कि ताकि जो इंडियन डायस्पोरा से हम ऐसे एंगेज करें ताकि इंडिया भी उनकी ग्लोबल प्रेजेंस से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, ठीक। तो इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर बताता है कि इंडिया की कोर पॉलिसीज़ में एग्जामिनर आपसे ये 4 पॉइंट्स ढूंढ रहा है अगर आपको पेपर में आता है। तो अब आपके इंस्टीट्यूशंस हो गए, आपके डिटर्मिनेंट्स हो गए, आपके कोर प्रिंसिपल्स हो गए, कोर ऑब्जेक्टिव्स हो गया, आई एम सॉरी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हम करना क्या चाहते हैं फॉरेन पॉलिसी में। लास्ट छोटा सा टॉपिक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के कुछ एलिमेंट्स, बस 5-6 एलिमेंट्स करेंगे, 8 एलिमेंट्स, उसमें आपके आंसर आराम से पेपर के हो जाएगा और टॉपिक हो जाएगा खत्म। सो कोर एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के तकरीबन हम 7-8 कोर फंडामेंटल एलिमेंट्स करते हैं जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो लेट्स सी देम वन बाय वन। अगेन अगर आपके पीछे थोड़ा छोटा दिखेगा तो डोंट वरी अबाउट इट, ऑल ऑफ दैट शैल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, ओके। चलो, सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का वो है पंचशील और 5 वर्च्यूज़। वो आपको इंडिया चाइना के केस में हम दोबारा भी करेंगे। इंडिया ये बोलता है कि 2 कंट्रीज़ रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ पीसफुली रहें, एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर ना करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस हो। तो पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इनको याद कर लेना। हम एक बार पढ़ लेंगे, इंडिया चाइना में तो हम इसको डिटेल में करेंगे, आपके प्रीलिम्स वगैरह में या स्टेट एग्जाम्स में आ सकता है, स्टेट सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं। तो फर्स्ट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरीज, एक दूसरे की टेरिटरी की रिस्पेक्ट करना, इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना कि जी हाँ आप एक इंडिपेंडेंट देश हैं, हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं और हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, लड़ाई नहीं करेंगे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, पाकिस्तान में अगर कोई ख़राब चीज़ हो रही है या चाइना में अगर कुछ ख़राब हो रहा है तो हम बोलेंगे उसको, मतलब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम सही या गलत पे अपनी प्रतिक्रिया तो दे ही सकते हैं पर वी वॉन्ट इंटरफेयर। नेक्स्ट इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, 2 देश आपस में, जस्ट बिकॉज भूटान छोटा है और इंडिया बड़ा है तो इंडिया वोंट एक्ट लाइक अ बिग ब्रदर, एक इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट के तरीके से काम किया जाएगा। एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ठीक, 2 देश आपस में प्यार से रहेंगे। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारी फॉरेन पॉलिसी का दैट इज पंचशील। Second principle is the entire world is one big family, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, इस पे हम पहले भी बात करके हटे हैं।
इंडिया के डिटर्मिनेंट्स करते हुए। तो वैसे ही आज की डेट में अगर हम बात करें, द वर्ल्ड इज़ वन बिग फैमिली, ऑल दैट इज़ रिलेटेड टू इंडियाज़ फिलॉसफी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जैसे आजकल बात करते हैं, तो वही चीज़ है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सारी कंट्री, सारा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इंडिया, ऑल वर्ल्ड इज़ वन बिग फैमिली। सेकेंड प्रिंसिपल इज़ दिस। थर्ड प्रिंसिपल इज़ इंडिया इज़ अपोज टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ आइडियोलॉजीज़। इसका क्या मतलब है? इंडिया डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करने में सपोर्ट नहीं करता। इंडिया चाहता है कि लेट्स से एक कोई कंट्री है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप हो, चाहे आर्मी का रूल हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे कोई रिलीजियस लीडर रूल कर रहा है किसी कंट्री को, इंडिया उस गवर्नमेंट को टॉपल करने को सपोर्ट नहीं करता। इंडिया बोलता है कि आप वहाँ पे उसी डे टू डे गवर्नमेंट जो है उसके साथ में एंगेजमेंट कीजिए, उसी को बोलिए कि आप अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी ले आइए, डेमोक्रेसी एक अच्छा प्रिंसिपल है, बट ये नहीं है कि आप इंटरफेयर करके सरकार टॉपल कर दोगे। ठीक, इंडिया बिलीव्स एंड सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, बट इंडिया डज नॉट बिलीव इन वायलेटिंग द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ एनी अदर नेशन। तो लीबिया में अगर कर्नल गद्दाफी है तो वो है, इंडिया कर्नल गद्दाफी से एंगेजमेंट करने को राजी है, इंडिया इज ओके टू एंगेज विद हिम, बट दैट डज नॉट मीन दैट इंडिया डज नॉट सपोर्ट डेमोक्रेसी, इंडिया डज नॉट बिलीव इन एक्सपोर्टिंग डेमोक्रेसी अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाउएवर that does not stop India from facilitating democracy। मान लीजिए अफगानिस्तान में एक चीज़ हो गई, अफगानिस्तान में सरकार चुन ली गई, वहाँ पे मान लो पहले कुछ वॉरलॉर्ड्स ने अपना रूल बना रखा था, तालिबान ने, उनको हरा दिया गया, अब वहाँ पे एक हामिद करज़ई के नाम से सरकार चुन ली गई। अब अगर वो सरकार, वहाँ के लोग बोलते हैं कि अब हम डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, क्या आप हमारे इलेक्शंस करवा सकते हैं, क्या आप हमें पार्लियामेंट बना सकते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी किस तरह से ऑपरेट करती है, इंडिया इज़ मोर देन अवेलेबल, मोर देन विलिंग, इंडिया इज़ विलिंग टू एंगेज। ठीक, बट वंस डेमोक्रेसी को अडॉप्ट वहाँ के खुद के लोगों ने किया है, ना कि किसी थर्ड पावर ने उसको एक्सपोर्ट किया है। ठीक, यू अंडरस्टैंड? सो थर्ड प्रिंसिपल इज इंडिया इज अपोज टू एक्सपोर्ट ऑफ आइडियोलॉजीज एंड चेंज ऑफ रिजीम्स। अफगानिस्तान इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे इंडिया अपना प्रॉपर एक्सप्लिसिटली जाके वहाँ पे सपोर्ट करिए डेमोक्रेसी की, बट इंडिया डिड नॉट गो एंड डीथ्रोन द तालिबान्स। ओके, नेक्स्ट आता है इंडिया डज नॉट एंडोर्स यूनिलेटरल सैंक्शंस। ठीक, इंडिया क्या बोलता है कि अगर कोई कंट्री कुछ गलत कर रही है, नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, कंट्री सी, कंट्री डी, तो यूनाइटेड नेशन है, वहाँ पे सारी कंट्रीज इकट्ठी हों, उस कंट्री के खिलाफ रेजोल्यूशन लेके आया जाए, और वो रेजोल्यूशन अगर पास हो तो यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड सैंक्शंस लगा दी जाए उस कंट्री के ऊपर कि नहीं भैया हम नहीं तुम्हें खिला रहे, तुम तो अपनी बैटिंग लेके भाग जाते हो। ठीक, पॉइंट इज, अब बड़े बच्चे जो अभी जिनका लाइफ का ही दूसरा लेक्चर है ये यूपीएससी की तैयारी में, उनको टेंशन नहीं लेने की यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस क्या होती हैं, ये क्या होता है, अभी 9वें लेक्चर में आपको करवाया जाएगा। पर आप ये मान लीजिए कि सभी कंट्रीज़ की मिलकर एक सभा बन गई, उसको हम यूनाइटेड नेशंस बोल रहे हैं। अब वो अगर सैंक्शंस लगाए तो इंडिया बोलता है ओके, पर इमेजिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स अकेला ही बोल दे कि बस रशिया के साथ में कोई डील नहीं करेगा, अगर कोई रशिया के साथ डील करेगा तो बस फिर हमारे साथ नहीं डील करेगा, या ईरान को हम सारी कंट्रीज से निकाल रहे हैं, जैसे हमारे हरियाणा में बोलते हैं हुक्का पानी बंद कर देना, तो वो सब लोग बैठ के विचार विमर्श करके यूनाइटेड नेशन में बैठ कर डिसाइड किया जाए, ना कि यूनिलेटरल एक कंट्री डिसाइड कर ले। इंडिया बोलता है कि इतने इंडिया ने पीस, यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी हैं, इतने मिशंस में इंडिया इन्वॉल्व हुआ है, इतने लोग इंडिया के शहीद हुए हैं यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशंस में, तो उस यूनाइटेड नेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ओके, क्लियर? सो वी डू नॉट सपोर्ट sanctions, military actions unless they are approved by the United Nations. They have come up through the international global consensus. पांचवा जो इंडिया का प्रिंसिपल है वो क्या है? इंटरफेरेंस नो, इंटरवेंशन यस। क्या मतलब है? अगर किसी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, मान लीजिए बांग्लादेश में बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश की सरकार से लड़ रहे हैं, हांगकांग में हांगकांग के लोग चाइना की सरकार से लड़ रहे हैं, तो इंडिया विल नॉट इंटरफेयर, इंडिया विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ अदर कंट्रीज। बट अगर उस कंट्री के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया के ऊपर भी आंच आ रही है, तो इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरवीन कर सकता है, इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरवीन करेगा। इन दो वर्ड्स में क्वालिटेटिव डिफरेंस है।
ठीक बात, क्लियर। तो अब इंडिया क्या करेगा, इंटरवीन, इंटरफेयर नहीं। जैसे आप हिस्ट्री में लगा लो, इंडिया ने ईस्टर्न पाकिस्तान को पाकिस्तान सीरियसली नहीं ले रहा, तो उधर इंडिया के दो तरफ पाकिस्तान होता था, इधर वाले पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, उधर के लोग छोड़ छोड़ के इंडिया आ रहे थे, रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा था। इंडिया ने इंटरवीन करके बांग्लादेश बनाने में उन लोगों की हेल्प की। सिमिलरली श्रीलंका में जो इंडिया की वो इंटरवेंशन थी, सिमिलरली मालदीव्स में। ऑल दीज इंटरवेंशंस हैव बीन ओनली बिकॉज इंडियाज ओन इंटरेस्ट, इंडियाज ओन एग्जिस्टेंस इट हैड, उसके ऊपर अगर कोई इम्प्लीकेशन हो रही है, अदरवाइज आप अपने इंटरनल मैटर्स खुद डील कीजिए। अब देखो इंडिया नहीं जा रहा ना हांगकांग। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ओवर एग्रेशन। ये पाकिस्तान के केस में ज़्यादा ट्रू है। इंडिया ये बोलता है कि टेबल पर बैठकर दो भाई आराम से बात करें। वी डू नॉट बिलीव इन वॉर, वी डू नॉट बिलीव इन एग्रेशन, वॉर इज़ नो सोल्यूशन। लड़ने के बाद भी आप दो कंट्रीज़ जो हैं फिर फाइनल सोल्यूशन टेबल पर बैठ के ही करती हैं। ऐसा तो है नहीं कि कंट्री ए कंट्री बी को पूरा ख़त्म ही कर देते हैं एक एक पर्सन को। सो इंडिया बिलीव्स इन कंस्ट्रक्टिव, सृजनात्मक एंगेजमेंट, बातचीत की जाए, बट इसको इंडिया की वीकनेस नहीं लिया जाना चाहिए। इसमें इंडिया क्लियरली बोलता है कि पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट इज़ नॉट इंडियाज वीकनेस, दिस इज़ इंडियाज पॉलिसी। इसलिए अगर इसको वीकनेस लिया जाए तो इंडिया हेजिटेट नहीं करेगा। इंडिया ऐसा नहीं है कि इनकेपेबल ऑफ रिप्लाइंग है तो इंडिया रिटेलिएट करेगा। इसी का एग्जाम्पल है सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी जो सितंबर 2016 में, जब पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स के ऊपर, एंड देन ए स्ट्राइक बालाकोट में जो की गई इन February 29 इन रिटेलिएशन टू पुलवामा टेररिस्ट अटैक। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, ए स्ट्राइक्स जो की जा रही हैं इंडिया के द्वारा, वो ऐसा नहीं कि हम वॉर करना चाहते हैं, हम एंगेजमेंट चाहते हैं, बट दैट शुडंट बी टेकन एज आर वीकनेस। नेक्स्ट, इंडिया का जो एक कोर एलिमेंट है फॉरेन पॉलिसी का, वो क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कल को यूएसए बोले कि एक हम हो गए, एक यूके हो गया, फ्रांस हो गया और इंडिया, आओ हम मिलकर एक बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और तुम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेंगे। अब तुम हमारे दोस्त हो, 4 लोग हम ग्रुप बना लिया हमने। अब तुम किसी और के साथ ग्रुप में नहीं जा सकते। हम क्या करेंगे, किसी से लड़ाई होगी तुम्हारी या तुम्हें कोई भी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट चाहिए होगी तो टेंशन मत लो, हम बाकी 3 लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, बट यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो इंडिया इज़ नॉट ओके विद दैट। अगर यूएसए, यूके, फ्रांस, यही कंट्रीज अगर अलग से वैसे बोले कि आओ हम एक पार्टनरशिप कर लेते हैं, कोलैबोरेशन कर लेते हैं, तो इंडिया इज़ मोर ओके विद द लिव इन रिलेशनशिप देन मैरिज हेयर। इंडिया इज़ नॉट ओके विद द मैरिज, इंडिया इज़ नॉट ओके विद फॉर्मिंग ग्रुप्स, वो जिनको तोड़ा ना जाए या जिसकी बहुत स्ट्रिक्ट ग्रुप्स की बजाय इंडिया पार्टनरशिप चाहता है। पार्टनरशिप यस, अलायंसेज नो। ये तो आपने पिछले 40 साल में, बस कल से कोल्ड वॉर शुरू होगी तो आप देखोगे कि 40 साल इंडिया ने ऐसे ही किया है। 50s, 60s, 70s, 80s, 90s तक इंडिया ना यूएसए का ब्लॉक का पार्ट बना, ना यूएसएसआर। इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट में दोनों तरफ थोड़े थोड़े रिलेशन बनाए, जिसके फ़ायदे भी हुए, जिसके नुकसान भी हुए, बट खैर इंडिया की ये पॉलिसी है, मिडिल पाथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्लोबल कंसेंसस ऑन इशू ऑफ ग्लोबल डायमेंशंस। जो बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, जैसे कि टेररिज्म, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जैसे आज कोरोना, कोविड लगा लो 19, ये सारे इश्यूज़ पे इंडिया बोलता है कि ग्लोबल पॉलिसी क्या बने। इसमें डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन सबके साथ चल के डेमोक्रेटिक तरीके से ग्लोबल कंसेंसस बना के डिसीजन लिया जाए, ना कि कोई एक सिंगल बड़ी सी कंट्री जैसा नाम है अमेरिका या रशिया या चाइना, बस वो डिसाइड कर ले। सो इंडिया बिलीव्स दैट इन इश्यूज लाइक international trade, in issues like climate change, in issues like terrorism, intellectual property भी आपको कराऊंगा मैं WTO में क्या होता है, and global governance, there should be a global consensus and not one country calling all the shots. So this winds up our topic. Now you know the institutions of foreign policy, you know the determinants of foreign policy, now you know the core objectives of India's foreign policy, and you know the fundamental principles of India's foreign policy. ये हो गई आपकी सारी थ्योरी खत्म when it as far as the foreign policy is concerned. Our next topic is going to be Cold War, that we will do tomorrow. Okay, I wish you all the best.